हे गाइस, मैं हूं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सबको जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय श्री श्याम। तो देखिए, शॉर्ट में बताया था कि मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा किसके, अकाउंटेंसी के पेपर की। ये आप देख सकते हैं, आज 16 फेब को हुआ था अकाउंटेंसी का पेपर। तो इसकी डिटेल सॉल्यूशन कवर करेंगे। इसमें पूरे सेक्शन ए बी सी और डी सारा कवर हो जाएगा। बिल्कुल अनकट वीडियो रहेगी। रिकॉर्डेड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि लाइव में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं लाइव आया नहीं। और मैं रेगुलर भी नहीं हूँ इतना, तो लाइव का पार्ट थोड़ा सा भूल गया था, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग आपको दे देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम कवर करते हैं किसका, एमसीक्यू का पार्ट। अब देखो, एमसीक्यूज में सबसे पहला क्या आया था कि आशा मेक्स ड्राइंग ऑफ 4000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज एट द रेट 8% पर एनम। द पीरियड फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी। अब आपको बताया कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो एट द एंड के लिए क्या करते हैं? 5.5 मंथ। बिगिनिंग के लिए क्या करते हैं? 6.5। मिडिल के लिए क्या करते हैं? 6 मंथ। याद रखना, मैं मंथ की बात कर रहा हूं, क्वार्टर की बात नहीं कर रहा। आगे क्वेश्चन भी आया था, उसमें क्वार्टर से रिलेटेड भी है, पर आपको पता है कि वहां पे 7.5, 6 और 4.5 होता है। जबकि मंथ की बात करते तो 6.5, 6 और 5.5। तो देखो, एंड की बात कर रहा है तो इसका आंसर होगा आपका 5.5। इसका फॉर्मूला आपका होता है n+1/2, n/2 और n-1/2, बिगिनिंग, मिडिल और एंड के लिए। याद रखना, देखो मैं आपको पेन से क्यों नहीं चला के बता रहा, क्योंकि मेरा पेन क्या है, टैब का जो खराब हो चुका था। इस चक्कर में लाइव आ भी नहीं रहा था, क्योंकि टैब भी खराब हो गया और पेन भी खराब हो गया। तो थोड़ा सा मैं क्या डीमोटिवेट हो गया था, पर मुझे क्या लगा कि आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने चाहिए। इस चक्कर में मैं आया हूं, ताकि मेरे यूट्यूब के जितने भी सब्सक्राइबर हो उनको ये वीडियो यानी सॉल्यूशन सारा का सारा मिल सके। अब सेकंड पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिलेटेड टू क्रेडिट साइड ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन। अब आपको पता है कि आप अपने क्रेडिट साइड की बात करोगे तो आप अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन के राइट साइड की बात करोगे। तो राइट साइड में क्या आता है? एक तो बाय पीएनएल आता है, और साथ में क्या आता है? बाय इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग आता है। ओके, क्योंकि ये टू साइड पे आते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल ये आता ही नहीं है, क्योंकि ये आपको पता है कि लोन अकाउंट से रिलेटेड होता है, तो ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता है। और सैलरी क्या आती है आपके पीएनएल अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में आती है। तो ए और डी डेबिट साइड पे आता है, और जो सी है वो क्रेडिट साइड पे आता है। और ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है। क्या है? चार्ज है, ये अप्रोप्रिएशन नहीं है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, याद रख लेना। फिर देखिए, दो स्टेटमेंट दे रखे थे, इसमें क्या बोल रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सैक्रिफाइस रेशियो ओल्ड माइनस न्यू, बिल्कुल ठीक है। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल से ऊपर वाला प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जो कैपिटल लगाई गई थी उस पर कितना रिटर्न कमाते, अगर उस पैसे को कहां लगाते? बाहर। लेकिन अगर बिजनेस में लगाया है तो कितना प्रॉफिट एक्चुअली कमाया। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या है? ज्यादा, और नॉर्मल प्रॉफिट कम, तो उसे सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो बिल्कुल ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे? बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। देखिए यार ना, कि वीडियो जो होगी 1 और 30 मिनट के अप्रोक्स होगी, क्योंकि थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। नहीं तो वैसे ये 30-35 मिनट में खत्म हो जाती, लेकिन एक्सप्लेनेशन से क्या होता है, नेक्स्ट ईयर जो भी कवर करेंगे उनके लिए आसान हो जाता है। तो जो अभी करंट के स्टूडेंट है, जो एग्जाम दे चुके हैं, वो उसको थोड़ा क्या करे, फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, ये नेक्स्ट सेशन में जो भी स्टूडेंट आएंगे उनकी हेल्प के लिए भी साथ साथ ये वीडियो बनती जा रही है। अब देखिए, इसका मतलब इसका आंसर क्या है? डी। अब देखिए, फोर्थ में क्या बोल रहा है? इफ निशा एंड कोमल आर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3, दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इक्वली इन फ्यूचर, सैक्रिफाइस ऑफ निशा विल बी। अब देखो, निशा का सैक्रिफाइस पूछा है, तो आप क्या बोलोगे? ओल्ड माइनस न्यू। ये तो बोलोगे। ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें ना कोई एडमिट हो रहा है, ना कोई रिटायर हो रहा है या डेथ हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे? 4/7 माइनस 1/2, ये तो बोलेंगे। तो देखो, 4/7, ये देख सकते हो आप, 4/7 और ये -1/2। तो क्या एलसीएम आ जाएगा आपका? 14, और 8 - 7 करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/14। तो इसका आंसर क्या है? 1/14 यानी ए। ओके, अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इन द केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। देखो, जो टाइम के बेसिस पे एडजस्ट नहीं होता। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, उसके 3 महीने बाद पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो 3 महीने का क्या होगा? उसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पार्ट निकलेगा, उसकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकलेगी, और 3 महीने का उसका प्रॉफिट का हिस्सा भी निकलेगा, क्योंकि जनरली वो टाइम या टर्नओवर बेसिस पे निकलेगा। लेकिन गुडविल का हिस्सा जो होता है वो टाइम के बेसिस पे नहीं निकलता। तो इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ का ए होगा। क्या होगा? ए। एक बार देखो, मैं देख रहा हूँ रिकॉर्डिंग चल रही है ना, पता चले मैं बोलता रहूं और सारी मेहनत वेस्ट जाए। चलिए, सिक्स बोल रहा है, सीमा, मधु एंड श्वेता आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 2:13, 3:13, 4:13। तो आपको पता है कि ये फ्रैक्शन में दे रखे हैं, मिक्स में।
तो आप इसको एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो, श्वेता रिटायर कर दो, श्वेता को हटा दो, या देखो एक मिनट को, ये क्या करते हैं अपन, इसको नहीं, ये तो सीमा है, ये रही श्वेता, ये रही, इसको हटा दो, शुरू से ही हटा दिया। अब बचा गया 213 और 313। श्वेता रिटायर हो गई तो गेनिंग रेशो विल बी, तो गेनिंग रेशो क्या होगा, तो देखिए इसका आंसर बता देते हैं एक बार, ये रहा, देखो क्या कर रखा है, ये दिख रहा है 213, इसको 7/3 कर दिया, इसको 10/3 कर दिया और इसको 13/3। अब श्वेता रिटायर हो गई तो बाकी आपका क्या आ गया, 7:10 निकल के आ गया। तो सीमा और मधु का पुराना रेशो ही न्यू रेशो है और वही गेनिंग रेशो है। यहां बोला क्या जाता है थ्योरी में कि पुराना रेशो ही क्या होगा, गेनिंग रेशो होगा, याद रख लेना। ओके, तो आंसर क्या होगा इसका, 7:10 होगा। एक बार चेक कर लेता हूं, ठीक है। चलिए 7 पे ये, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म वेयर इज द अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर इज ट्रांसफर्ड। तो हम बोलेंगे कहां ट्रांसफर करेंगे डिसोल्यूशन के केस में, जब भी डिसोल्यूशन होता है तो रियलाइजेशन के पार्ट में जाता है, और रियलाइजेशन केस में जो प्रोविजन है वो कहां जाता है, सर एसेट्स जो होती है वो टू साइड पे, रियलाइजेशन के डेबिट साइड पे, और जो लाइबिलिटी होती है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड पे। तो हम क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। ओके, किसमें, रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा बाय प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर, जो भी बात है। फिर देखिए एट्थ क्या बोल रहा है, इसका मतलब समझ गए होंगे, इसका आंसर क्या है आपका, ए है। अब देखिए एट्थ में बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मैक्सिमम पेड अप कैपिटल फॉर ए 1% कंपनी कैन बी ₹2 करोड़। देखो यार ना कि यहाँ पे जो कैपिटल है ना 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा होगी तो 1% कंपनी नहीं कहलाओगे। तो पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम होनी चाहिए, ऐसे बोलता है, लेस देन 50 लाख, 50 लाख से कम। तो ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 2 करोड़ दे दिया। स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं, बिल्कुल ठीक होते हैं, बिल्कुल ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू होते हैं। द एवरेज एनुअल टर्नओवर ऑफ 1% कंपनी कैन बी बिलो 2 करोड़, हाँ 2 करोड़ से कम होना चाहिए पिछले 3 सालों का, ये आपने पढ़ा होगा 1% कंपनी के केस में। तो इसका आंसर है बोथ बी एंड सी। किसी ने अगर ए बी सी कर दिया तो गलत है, इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। अगले पे आइए। अब देखो रश्मि लिमिटेड ने फॉरफिटेड किए 1500 इक्विटी शेयर 10 ईच, जो कि 10% प्रीमियम पे इशू थे, उसको फॉरफिट किया। फर्स्ट कॉल ₹2 की रिसीव नहीं हुई थी और फाइनल कॉल ₹1 की रिसीव नहीं हुई थी। तो कह रहा है कि कितना अमाउंट शेयर फॉरफिचर में जाएगा। सबसे सिंपल इसका पार्ट है कि शेयर फॉरफिचर में कितना मिला। अब याद रखना कि अगर आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट मिली तो प्रीमियम भी मिल गया, लेकिन शेयर फॉरफिचर में चाहे प्रीमियम मिला हो चाहे नहीं मिला हो, शेयर फॉरफिचर में प्रीमियम का अमाउंट शो नहीं करते हैं, याद रख लेना। तो प्रीमियम के बिना शेयर फॉरफिचर में अमाउंट शो होता है। तो आप देख सकते हैं 10 में से 2 किसके गए, फर्स्ट कॉल के, और ₹1 किसके गए, फाइनल कॉल के। तो 10 में से बाकी कितने बचे, 7। तो आपको क्या करना है, 1500 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 10,500 आ जाएगा। जिसको डाउट है मैं एंट्री करके दिखा देता हूं। देखो ये इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आएगा आपका, कितना कॉल्ड अप है, 10 रुपीज के हिसाब से 15,000, ₹2 फर्स्ट कॉल नहीं मिली, ₹1 फाइनल कॉल नहीं मिली, तो 3,000 और 1,500। तो यहाँ पे 4,500 लेस कर दिए 15 में से, तो कितना आ गया, 10,500। याद रखना मैं ऑन द गो यानी एक ही बार में सारी चीज बता रहा हूं, तो थोड़ा सा क्या है कि थक भी सकता हूं, बीच में पानी भी पी सकता हूं, तो थोड़ा बियर करना, वरना आप फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो वीडियो को, और ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की जरूरत नहीं है। और याद रख लेना अगर किसी को लग रहा है कुछ डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मेरे भी आप पे भी कुछ गलती हो सकती है। अगर मेरे भी आप पे कुछ अमाउंट की गलती हुई होगी तो मैं इसको पिन कमेंट में करके बता दूंगा कि हाँ यार इस पर्सन ने सही बोला है, क्योंकि देखो मैंने 2-3 घंटे में सारा सॉल्यूशन किया है और वाले भी क्वेश्चन किए, तो टाइम लगता है, फिर वीडियो बनाने में भी टाइम लगता है, इसलिए। चलिए अगले पे आते हैं 10th पे। परचेज ऑफ ऑन इक्विटी शेयर बाय कंपनी कोल्ड, खुद के शेयर ही क्या कर रही है कंपनी, खरीद लिए, तो क्या कहलाएगा, बाय बैक ऑफ शेयर। तो 10th का क्या होगा आपका, ए, बाय बैक ऑफ शेयर, देख सकते हैं ये, ठीक है। अब अगला आता है 11 से लेके 14, एक बार इसको पोज करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे। विशाखा लिमिटेड हैड परचेज ए प्लांट, कितने का, 297 का, किससे, स्नेहलता लिमिटेड से। इट वाज एग्रीड दैट परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय इशूइंग 8% डिबेंचर ऑफ 1000 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब देखिए इसमें क्या करना है, अगर आपको नहीं आता तो पहले आप एंट्री सोचेंगे कि यार प्लांट अकाउंट डेबिट टू किससे खरीदा, स्नेहलता लिमिटेड से, तो स्नेहलता क्रेडिट हुई। अब स्नेहलता को हमें कितने देने, 297 थोड़ी देने, हमें 297 के बदले में क्या करने, डिवेंचर देने। तो स्नेहलता लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, लेकिन डिस्काउंट पे, तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, पहले ये देख लो। तो देखो एंट्री बनेगी प्लांट टू स्नेहलता,
फिर स्नेहलता लिमिटेड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब देखना प्लांट कितने का है, 297 का। स्नेहलता लिमिटेड कितने से क्रेडिट हो रही है, 297 से हो रही है। लेकिन मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ डिबेंचर क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस। अब इशू प्राइस कितनी है, 1000 रुपए की फेस वैल्यू, उस पर 10% डिस्काउंट, तो क्या हो जाएगा, 1000 में 100 रुपए डिस्काउंट लेस हो जाएगा और 900 इशू प्राइस आ जाएगी। अब 297,000 अपॉन 900 करोगे तो 330 डिबेंचर आ जाएंगे। ये आपका होगा पहले का आंसर, क्योंकि क्या बोल रहा है कि कितने नंबर ऑफ डिबेंचर इशू हुए, तो आप क्या बताओगे, 330। अब देखिए आपसे बोले कि डिस्काउंट का अमाउंट कितना है, तो आपको पता है कि डिस्काउंट तो 10% था, मतलब 100 रुपीज था, ये था ना 1000 का 10%, तो 330 इंटू 100, तो आप क्या बोलोगे, 33,000। तो देखो इसका आंसर क्या होगा आपका सी, क्योंकि अगले में यही पूछा। अगर आपको नहीं आता तो आप क्या करोगे, आप एंट्री करके देखोगे, स्नेहलता क्रेडिट से डेबिट कितना करोगे, 297, डिबेंचर में क्या करोगे, उसकी फेस वैल्यू दिखाओगे, तो 330, 3,30,000 और 2,97,000 का डिफरेंस 33,000 ही आ रहा है, जो कि डिस्काउंट का है। तो ऐसे भी देख सकते हो, कि कोई कैसे भी देख सकता है, समझने आना चाहिए। फिर बोल रहा है विच अकाउंट विल बी क्रेडिटेड ऑन परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट खरीदते समय कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू स्नेहलता। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, स्नेहलता, क्योंकि यार ना विशाखा लिमिटेड की बुक्स है, विशाखा लिमिटेड की बुक्स में विशाखा लिमिटेड नहीं आएगा, याद रखना, क्योंकि किसकी बुक है, देखो विशाखा लिमिटेड ने परचेज किया है, किससे खरीदा है, स्नेहलता लिमिटेड, तो ये वेंडर है, वेंडर क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, स्नेहलता लिमिटेड। अगला है हाउ मच अमाउंट विल बी क्रेडिटेड इन 8% डिबेंचर अकाउंट इन अबव क्वेश्चन। तो अब देखिए मैंने आपको क्या बताया, 330। अब कई लोग क्या करेंगे, ये गलत करके आ जाएंगे 3 लाख, भाई ये गलत है, 3,30,000 आएगा, क्योंकि फेस वैल्यू देखते हो तो नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू। ठीक है, अगला देखते हैं 15। पिछली बार इसी टाइप के आए थे, ओवर सब्सक्रिप्शन का आया था, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर। तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ये ट्विस्ट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहे हैं। अब देखो इंडियन कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग सन्ड्री क्रेडिटर की जगह आप क्या बोलते हो, आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो, बैलेंस शीट पार्ट 2 में है, शेड्यूल 3 में, सॉरी पार्ट 1 में है बैलेंस शीट क्या पार्ट 3 में है, और मैं बार बार क्या बोल रहा हूँ, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, और शेड्यूल 3 के पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है। ठीक है, आप सही बोल दिया। अब सन्ड्री क्रेडिटर क्या है, ट्रेड पेबल से रिलेटेड है, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, इसका ऑप्शन क्या है, बी। तो सन्ड्री क्रेडिटर को किससे रिप्लेस किया है, ट्रेड पेबल से। अब देखिए 16 में क्या बोलता है, गायत्री लिमिटेड उसका करंट रेशो कितना है, 0.5:1। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन करंट रेशो इफ गुड्स परचेज फॉर कैश। अगर गुड्स को कैश में परचेज किया है, तो देखो मैंने कवर कर लिया है, आपको क्या करना है, अज्यूम करना है कि करंट असेट्स कितनी है और करंट लायबिलिटी कितनी है, तभी समझ में आएगा। तो देखिए करंट असेट्स कितनी है, मान के चले 50, करंट लायबिलिटी कितनी है, 1 लाख, तभी आपका रेशो क्या बन रहा है, 0.5:1। लेकिन अगर गुड्स कैश में खरीदा है, तो देखो स्टॉक आएगा और कैश जाएगा, तो एक करंट असेट्स बढ़ेगी, प्लस होगी, और एक माइनस होगी। तो एक कोई सा भी अमाउंट ले लो, मैंने अज्यूम कर लिया 20,000 का माल, तो 20,000 का माल खरीदा तो स्टॉक आया, प्लस कर दिया, और कैश चले गया तो क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो यहाँ पे आपकी करंट असेट्स में चेंज हुआ नहीं, पहले भी 50 अभी भी 50। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि आपने कैश में खरीदा है, उधार पे नहीं खरीदा। तो 50/1 लाख, तो क्या रेशो में चेंज हुआ, नहीं, तो आप क्या बोलोगे, नो चेंज। कई बच्चे क्या करके आए, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, इस तरीके से करके आए, जबकि इसका आंसर क्या है, नो चेंज। फिर अगला क्या बोलता है, अगला दिखते हैं 17। अगर एमपीएस दे रखी है, मार्केट प्राइस दे रखी है 16, और ईपीएस दे रखी है, तो देखो प्राइस अर्निंग रेशियो तो सबसे सिंपल है ना, एमपीएस अपॉन ईपीएस। तो 16/3.2 तो क्या आएगा, 5, सबसे सिंपल। फिर देखो आपने, देखो कोई भी चीज खरीदी, आप कैश फ्लो की बात करते हो, कैश गया तो आउटफ्लो है, कैश आया तो इनफ्लो है। आप अगर प्लांट खरीद रहे हो, कोई फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो और कैश में पे कर रहे हो या चेक से पे कर रहे हो, तो वो कैश आउटफ्लो है, हम क्या बोलेंगे, कैश आउटफ्लो। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, ए। आई होप आपको पता चल गया होगा इतना तो। अब आते हैं हम किस पे, फिलअप्स पे। अब देखो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, वो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कहां शो करते हो, तो आपको पता है कि सर जैसे अभी आपने ऊपर बताया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, तो वैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करते हैं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में टू साइड पे दिखाते हो। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन का कौन सा साइड है, डेबिट साइड है। जब भी नहीं आ रहा कभी भी, तो आप एक लाइन ड्रॉ कर दो। अब आपको पता है कि जो भी अकाउंट की बात करता है उसका डेबिट ये और उसका क्रेडिट ये, तो इस साइड देखो ना क्या आ रहा है, तो हमें पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इस साइड ट्रांसफर होता है, उससे पीएनएल अप्रोप्रिएशन क्या होता है, डेबिट होता है। ये सेम लेजर पोस्टिंग की तरह होता है, तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट। अगला है कैश या नॉन कैश आइटम बॉट बाय न्यू पार्टनर टू एक्वायर ए शेयर इन द फर्म्स प्रॉफिट। जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो फॉर्म में क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है, किसके लिए, प्रॉफिट का हिस्सा लेने के लिए, क्योंकि वो फॉर्म में आ रहा है
तो एक प्रॉफिट के हिस्से के लिए आ रहा है, 1/5 के लिए आ रहा है, 2/5 के लिए आ रहा है, 3/5 के लिए आ रहा है, 1/4 के लिए आ रहा है। तो बदले में वो क्या लेके आता है, जनरली गुडविल लेके आता है। तो प्रॉफिट के हिस्से के लिए वो क्या लेके आता है, गुडविल लेके आता है। और फ्यूचर में एसेट्स में हिस्सा पाने के लिए कैपिटल। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, प्रॉफिट के हिस्से के लिए वो कैश या नॉन कैश लेके आ रहा है। नॉन कैश मतलब फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक, जो भी लेके आ रहा है, लेके आ रहा है ना कैश के अलावा, तो हम क्या बोलेंगे, वो जनरली क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, क्योंकि प्रॉफिट के हिस्से के लिए गुडविल। तो इसका आंसर होगा आपका गुडविल। थर्ड, द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज कैपिटल गेन, क्योंकि यार ना शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में जाता है। और शेयर फॉरफीचर क्या है, बार बार थोड़ी होता है, कई बार शेयर होल्डर डिफॉल्ट करता है तो कंपनी उसके शेयर क्या करती है, फॉरफिट कर देती है। अब फॉरफीचर का जो पैसा है वो कहां जाएगा, जब रीइश्यू करते हैं तो कैपिटल रिजर्व में। तो जनरली ये कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है, ये रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है। तो बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर क्या है, कैपिटल गेन। ठीक है, अगला, रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेबेंचर। डेबेंचर पे डेबेंचर होल्डर को क्या मिलता है, इंटरेस्ट। शेयर पे शेयर होल्डर को क्या मिलता है, डिविडेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, इंटरेस्ट। वो असेट्स जो 12 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाए वो क्या कहलाती है, करंट असेट्स। तो यहाँ पे पूछा गया था करंट असेट्स, तो आप क्या बोलोगे, 12 महीने। 24 महीने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऐसा यहाँ पे। ठीक है ना, याद रखना वो इनकम टैक्स यहाँ पे है लेकिन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। तो अकाउंटिंग में आप क्या बोलोगे, 12 महीने के अंदर और 12 महीने के बाद। 12 महीने के अंदर करंट असेट्स, 12 महीने के बाद नॉन करंट असेट्स। वाइल प्रिपेयरिंग द कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेफर्ड टैक्स। अब देखो, एक होता है करंट टैक्स और एक होता है डेफर्ड टैक्स। करंट टैक्स जब भी आप पे करते हो तो आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड पार्ट है और वहां पे वो कैश से रिलेटेड है। डेफर्ड टैक्स भी क्या होता है, लेस होता है, पर जनरली उसको नॉन कैश बोला जाता है। तो करंट और डेफर्ड टैक्स की बात करोगे, सॉरी डेफर्ड टैक्स तो वैसे भी लेस नहीं होता, वो तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से लेस होता है। क्योंकि डेफर्ड टैक्स में जनरली क्या होता है, टाइमिंग डिफरेंस होता है। तो डेफर्ड टैक्स को तो लिया ही नहीं जाता, तो उसको क्या माना जाता है, नॉन कैश आइटम माना जाता है। तो हम क्या लिखते हैं, इनकम टैक्स पेड, वो लेस करते हैं हम। डेफर्ड टैक्स लेस करते ही नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर से रिलेटेड है। वो टाइमिंग डिफरेंस की वजह से कि हम फ्यूचर में टैक्स पे करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, डेफर्ड टैक्स कौन सा है, नॉन कैश आइटम। ओके, तो ये हो गया अपना कितना, एक मिनट, ये ब्लॉक हो गया थोड़ा सा, कभी कभी क्या होता है, हैंग हो जाता है। ठीक है, तो इसका होगा नॉन कैश। अब थर्ड पे आते हैं, वेरी शॉर्ट पे। इन द केस ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर द बैलेंस ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉस इज रिटर्न ऑफ इन विच रेशियो। बताइए, मेरे हिसाब से देखो आंसर तो आप कमेंट पे भी करोगे फटाफट से। अगर आपने क्या कर रहे हो, साथ साथ देखते जा रहे हो, और मैं बोल रहा हूं कि नेक्स्ट सेशन वाले स्टूडेंट के लिए भी ये आज से 4-5 महीने बाद काम आता रहेगा, क्योंकि उनके हाफ ईयरली होंगे, प्री बोर्ड होंगे, तो वहां पे हेल्प करेगा। तो देखो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो या चाहे प्रॉफिट हो, एडमिशन के समय आपको पता है कि किस में बढ़ता है, वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग। अब देखो, टाइम थोड़ा बचाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी दिखाते जा रहा हूं। तो ये रहा अगला, महावीर और जितेंद्र पार्टनर है 4:3 में। एडमिट किसको किया, वैभव को 1/5 के लिए। विच रिसीव फ्रॉम जितेंद्र, कैलकुलेट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देखो, अब सैक्रिफाइस सिर्फ कौन कर रहा है, सिर्फ जितेंद्र से ही रिसीव करा, तो जितेंद्र ही दे रहा है। तो सिर्फ जितेंद्र ने ही सैक्रिफाइस किया, महावीर ने नहीं किया। तो महावीर का 0 और जितेंद्र का क्या होगा, 1/5, ये हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने लिख दिया है कि किससे रिसीव करा, एक्वायर किससे करा, जितेंद्र से। तो जितेंद्र का सैक्रिफाइस कितना है, 1/5, महावीर का नहीं है। तो महावीर रेशो जितेंद्र क्या हो जाएगा, 0:1/5, ये हो जाएगा सैक्रिफाइस रेशो। कह रहा है जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है तो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी कहां ट्रांसफर की जाती है। देखो, अब अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी बुक में नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो आप रिकॉर्ड करोगे तो क्या होगा, वो बढ़ जाएगी। जैसे ही लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट, और ऊपर क्या हो जाएगा, रिवोल्यूशन डेबिट हो जाएगा। ऐसे भी याद रखिए कि एक लॉस है फर्म के लिए, तो लॉस में क्या होता है, रिवोल्यूशन डेबिट होता है, और लायबिलिटी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो हम क्या बोलेंगे, डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन अकाउंट। फिर देखिए फोर्थ, विच अकाउंट इज क्रेडिटेड व्हेन लमसम पेमेंट इज मेड टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर आप क्या कर रहे हो, रिटायरिंग पार्टनर को पे कर रहे हो, तो रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अगर उसके लोन में जा रहा है तो रिटायरिंग पार्टनर्स लोन। यहां पे क्या बोला है, लम सम पेमेंट, तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, कैश या बैंक। तो हम क्या बोलेंगे, कैश या बैंक अकाउंट इज क्रेडिट। अगला, देखो मैंने आपको बार बार बोला है कि अनकट वीडियो है, यहां पे थकूंगा, क्योंकि लाइव में होता तो आराम से आपसे बातचीत भी करता। दिक्कत यही है, एक बंद रूम है, उसमें कोई नहीं है, कुछ गलती भी होगी
तो मेरी तरफ से मिस्टेक होगी तो उससे माफ करना मुझे। अब मुझे कमेंट में बता देना कि अगर कोई मिस्टेक हुई है। देखो याद रखना, ये नहीं कि अपने मन से कोई भी चीज बता दी कि हमारे सर ने बताया था, वहां पे मैं आपको क्या करूंगा, बोल सकता हूँ कि नहीं आप गलत बोल रहे हो। तो कमेंट में अगर आपको लगता है कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, उस डाउट को मैं सॉल्व जरूर करूंगा। राइट एनी वन यूजेज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो बच्चे ने तो बहुत सारे लिखे हो सकते हैं, 2 भी लिख लिए, लेकिन एक ही माना जाएगा। तो एक लिखो, लेकिन वो लिखो जो काम आ रहा हो। तो 4 में से कोई से भी लिख सकते थे। फुली पेड बोनस शेयर इशू करने के लिए काम में आता है। अगर आपने सिर्फ ये भी लिख दिया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए काम में आता है, तो भी आपको 1 मार्क मिल जाएगा। अंडरराइटिंग कमीशन को राइट ऑफ करने के लिए काम में आता है। शेयर या डिबेंचर अगर डिस्काउंट पे इशू होता है तो उसको राइट ऑफ करने के लिए काम में आता है। मोस्टली डिबेंचर ही होते हैं, लेकिन ये पुरानी किताब के अकॉर्डिंग चला जा रहा है, तो इस चक्कर में क्या है, ये ऐसे ही लिखा हुआ होता है। शेयर इशू एक्सपेंसेस है, उसको रिटर्न ऑफ करने के लिए भी काम में आता है, ये भी लिख सकते हो। अगर आप प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर रिडीम कर रहे हो और प्रीमियम पे कर रहे हो, तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए भी काम में आ सकता है। खुद के शेयर जो बायबैक कर रहे हो, जब ये आया था आपका एमसीक्यूज में, तो बायबैक ऑफ शेयर के लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। इसकी एंट्री कैसे बनेगी वो हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, अगली बार वीडियो लेंगे, क्योंकि इस बार तो बच्चों का एग्जाम हो गया, तो कराने का कोई फायदा नहीं है। तो जब अलग अलग टॉपिक आएंगे सेपरेट, तब कवर करेंगे। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, देखो शेयर प्रीमियम पे इशू किया जा चुका था, अब प्रीमियम तो मिल गया, तो बोल रहा फॉर फ्यूचर के समय कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे। तो देखो क्या होता है, अगर आप जब भी शेयर फॉरफिट करते हो तो उसमें 2 केस आ जाते हैं। अगर प्रीमियम वाला पार्ट है, प्रीमियम मिला या नहीं मिला। अगर प्रीमियम नहीं मिलता तो कैंसिल करना पड़ता है। मान लो अलॉटमेंट थी और अलॉटमेंट नहीं मिली, आपने क्या कर दिया, उसके शेयर फॉरफिट कर दिया और अलॉटमेंट पे प्रीमियम है, तो आपको प्रीमियम कैंसिल करना पड़ेगा और शेयर कैपिटल भी डेबिट करना पड़ेगा। तो क्या बोलोगे, 2 अकाउंट डेबिट हुए, शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम। लेकिन यहां तो प्रीमियम मिल गया, ये तो बोल रहा है यहाँ पे क्या हो गया, आपको प्रीमियम मिल गया, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट ही डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉर फ्यूचर। कॉल्स इन एरियर की जगह जो भी कॉल है, जैसे फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो उसका नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी में हम कैंसिल क्यों नहीं करा, क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम रियलाइज हो चुका है, मिल चुका है, तो उसको कैंसिल नहीं करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा ये पूछा है, तो शेयर कैपिटल। सिर्फ इतना भी लिखोगे तो 1 मार्क मिल जाएगा, एंट्री करके बताओगे तो इंप्रेशन अच्छा रहता है एक तरीके से। अगला, एप्लीकेंट 15,000 इक्विटी शेयर वालों को हमने 13,500 अलॉट करे। अब आपको पता है कि अप्लाइड ज्यादा है और अलॉट क्या करे कम, तो प्रोरेटा है। तो जनरली वो कौन सा टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन है, ओवर सब्सक्रिप्शन, क्योंकि उसी में तो कंपनी क्या करती है, कम अलॉट करती है। 10 वालों को 5 देगी, 15 वालों को 12 देगी, 10 देगी, इस तरीके से। तो हम क्या बोलेंगे इसे, ओवर सब्सक्रिप्शन। अब देखिए क्या ये आ गया टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब कई बच्चे क्या है, नाराज है क्या कि सर ये तो करवाया ही नहीं गया। लेकिन आप दिमाग लगाएं कि ये 11th में आपने बीएसटी में कवर किया था, ठीक है। और साथ में जब सर आपको कभी इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का बताते तो बोलते थे कि जैसे प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, ये होता है, बताते हैं ना। वैसे आपको बताएं कन्वर्टेबल भी होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल। तो जैसे डिवेंचर का बताया, वैसे ही 4 आपको पता होने चाहिए थे। फिर भी मैंने देखो बहुत सारे कवर कर लिए। क्यूमुलेटिव भी होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव भी होते हैं। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, ये आप बता सकते थे, ये सबको आता है। और रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल बोल दो या इरिडीमेबल होते थे। और पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं और नॉन पार्टिसिपेटिंग भी होते हैं। इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी तो देखो इसका कोई सेंस बनता ही नहीं, क्योंकि 1 मार्क का था तो हमें 4 बताने थे, लेकिन टोटल मिला के देखो कितने हो गए, 8। क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव तो टोटल 4 है, 4 इंटू 2 8 हो गए। अब इसमें से आपको 4 बताने थे। रामकृष्ण लिमिटेड है, उसने फर्नीचर खरीदा राजेश लिमिटेड से 198 का। फर्नीचर टू राजेश लिमिटेड। अब रामकृष्ण लिमिटेड ने क्या करा, 1800 7% डिवेंचर इशू करे 100 वाले। अब देखिए 198 की जगह 1,80,000 के दिए। जब भी कोई कंपनी कम डिवेंचर देती है तो उसका फायदा है, वो फायदा किसमें जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम में। याद रखना, यहाँ ज्यादा देना नहीं होता, कम देना कंपनी के लिए फायदा है। क्यों, क्योंकि आप हमेशा एक लॉजिक याद रखना कि जब आप एंट्री करते हो तो आप राजेश को कितने से, वेंडर को कितने से क्रेडिट करते हो, 198। जब आप डेबिट करोगे तो उसको 198 से ही करोगे। डिवेंचर में हमेशा फेस वैल्यू आएगी, क्वेश्चन में बोल दिया 1800 के 100 वाले डिवेंचर दे दी, तो बाकी क्या हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम। अब ये कंपनी का फायदा हुआ ना, कौन सी कंपनी का फायदा हुआ, रामकृष्ण लिमिटेड का, क्योंकि उसने 198 की तो फर्नीचर ले लिया और बदले में 180 के डिवेंचर दिए, तो 18,000 फायदा। वो 18,000 फायदा किस पे आएगा, फेस वैल्यू पे। तो रेट ऑफ प्रीमियम निकालने के लिए बोला है, तो आप क्या बोलोगे, 18,000 अपॉन 180 इंटू 100, 10%। एंट्री मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बताई है, आपको बोला क्या गया था, रेट ऑफ प्रीमियम। तो आप पहले सिक्योरिटी प्रीमियम निकाल के बताते, कैसे, आपको पता है कि 198 और 180 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18,000, पहले वो बता देते। फिर रेट ऑफ प्रीमियम क्या होता है, 18,000 अपॉन
कहाँ गया, 1,80,000 इंटू 100। ओके, चलिए अगले तरफ बढ़ते हैं। वेयर इज द बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट शोन टिल द शेयर इज रीशूड। देखो क्या पढ़ा है, जल्दी से देखना कि आप जब भी क्या करते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, तो देखो आपको पता है राजस्थान बोर्ड में क्या बोला जाता है कि जब भी आप इंग्लिश पढ़ रहे हो उसमें कुछ कमी लग रही है तो आपके हिंदी के पार्ट को प्रेफर किया जाएगा। तो अगर आपको डाउट हो रहा है तो हिंदी पढ़ो। अंशों का पुनः निर्गमन करने तक अंशरण खाते का शेष, तो देखो अभी तक रीइश्यू नहीं किया है, रीइश्यू करने तक जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है वो कहां शो होता है, शेयर कैपिटल में ऐड होता है। आपको पता है सर जाता कहां है, शेयर होल्डर फंड में, सब्सक्राइब कैपिटल में, क्योंकि रीइश्यू होने के बाद तो वो कैपिटल लेजर में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है ना, अगर 1000 शेयर फॉरफिट किए उसमें से 800 रीइश्यू कर दिए तो 800 वाला पार्ट कैपिटल में जाएगा। जितने नहीं करे, या आपको पता है कि जब तक रीइश्यू नहीं करे तब तक वो कहां शो हो रहे थे, शेयर फॉरफीचर में ही शो हो रहे थे। तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर का बैलेंस पूछा है ना कि ट्रांसफर पूछा है। तो आप क्या बताओगे, बैलेंस जो है रीइश्यू के पहले तक कहां तक शो होगा, सब्सक्राइब कैपिटल में ऐड हो जाएगा। अब सब्सक्राइब कैपिटल कहां आती है, शेयर कैपिटल में, और वो किससे रिलेटेड होती है, शेयर होल्डर फंड से रिलेटेड होती है। ठीक है ना, चलिए 1 मिनट, अब अगले पे बढ़ते हैं। वेट, राइट द डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर ऑन द बेसिस ऑफ वोटिंग राइट। देखिए ये भी आपको मैंने कई बार स्टूडेंट्स को बताया था, मेरे ट्यूशन भी पढ़ते थे, मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी पैटर्न पे रहना, उसी से रिलेटेड आता है, और पीछे के जितने भी क्या है पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कवर करना। मैंने अपने ट्यूशन के या जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बहुत सारे क्या क्वेश्चंस कवर कराए थे, एमसीक्यूज कराए। तो कईयों ने क्या करा, मेरी सुनी। अगर आप एक पे ही टिके रहोगे और एक पे ही ट्रस्ट करोगे तो आप क्या करोगे, बहुत आगे बढ़ोगे। अगर आप क्या करोगे, 3 4 5 लोग ही सुनते रहोगे तो खुद ही परेशान हो जाओगे। तो सीधी सी बात है, मेरी कई लोगों ने सुनी और उनको बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैंने प्रेफरेंस शेयर भी क्या करा था, उनको पास्ट ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया था कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो कई बच्चों ने करके आए। फिर शेयर डिबेंचर का डिफरेंस भी कवर करके दिया था। वोटिंग राइट सबको पता ही है कि शेयर होल्डर को वोटिंग राइट होता है और डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता। ये देख सकते हैं आप, ये रहा, ठीक है, और डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं होता है। फिर अगला भी देखो, एक मैंने क्वेश्चन क्या है वेरी शॉर्ट में दिया था जो पास्ट ईयर में आ चुका था, उसमें क्या बोल रखा था कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो 22.5 है तो ऑपरेटिंग रेशो क्या होगा, या समथिंग ऐसा था कि ऑपरेटिंग रेशो 87.5 है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होगा। तो सीधी सी बात है, दोनों को मिला के क्या बनता है, 100 बनता है। तो जब आपको 100 दे रखा है और ऑपरेटिंग रेशो दे रखा है तो उसके साथ क्या आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो ऑपरेटिंग रेशो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज इक्वल टू 100। ये हो गया अपना सेक्शन ए खत्म। और टोटल मिला के आपके कितने, 18 + 6 24, 24 + 12 36, तो 36 मार्क्स मेरे हिसाब से आपके आ गए होंगे। उसमें से एक दो किसी के कटे होंगे तो इतना वो निराश मत होना, क्योंकि सीधी सी बात है, आपका एट द एंड लास्ट में क्या देखा जाता है, आपने अचीव क्या करा, आप में क्या स्किल आई। क्योंकि मार्क्स तो जनरली क्या है, किसी के कम ज्यादा आते रहेंगे। ठीक है, तो उसमें ज्यादा आपको, अभी आपके और भी पेपर बचे हुए, तो उसमें थोड़ा सा मेहनत करो तो क्या पता और ज्यादा इंप्रूवमेंट मिल जाए और अच्छे मार्क्स मिल जाए आपको। चलिए फोर्थ पे आते हैं। अर्चना और निधि इक्वल पार्टनर है, देयर फिक्स कैपिटल कितनी है, 2 लाख और 1 लाख रेस्पेक्टिवली। अगर पार्टनरशिप डीड ने दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 12% पर एनम और नेट प्रॉफिट कितना है 36, तो आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। अब देखिए फिक्स कैपिटल है तो प्रॉफिट जो भी होगा करंट में जाएगा, लेकिन यहाँ प्रॉफिट बचा ही नहीं। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कितना था 36, और इंटरेस्ट जब निकाला तो देखो 2 लाख का निकालो, 2 लाख का 12% 24 और 1 लाख का 12% 12,000, तो दोनों मिला के कितना हो गया 36 हो गया। सिंपल। तो यहाँ पे कोई प्रॉफिट बचा ही नहीं, तो बाय पीएनएल करना है और 2 आईओसी करना है, खत्म। देखो कितना सिंपल, 2 मार्क्स का आराम से, ओनली 1.5 से 2 मिनट का क्वेश्चन था, उससे ज्यादा का नहीं था। अब देखो ये आ गया विशाखा वाला। विशाखा एक पार्टनर है फॉर्म में, उसने 4,000 निकाले एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ एंड मिड ऑफ ईच क्वार्टर। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज की गई वो कितनी की गई, 12% पर एनम। इन बोथ द केसेस कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब आपको क्या करना है, 4,000 इंटू क्या करना है, 12 करना है। ठीक है, तो कितना आएगा 48। जब क्वार्टर की बात कर रहा है तो 4,000 इंटू 4 16,000 आएगा। दोनों का देखो आपको अलग अलग निकालना है, तो मैं बता देता हूं। देखो 4,000 इंटू 12 48 आया, और देखो क्वार्टर वाला क्या आएगा 16 आया। अब आप इसका निकालेंगे तो इसमें देखो बिगिनिंग बोल रखा है,
तो बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला क्या है, मंथ का सबसे पहले तो 1 आता है, n+1/2। अब प्लस क्यों करा, क्योंकि बिगिनिंग है। अगर एंड होता तो -1 आता, मिडिल आता तो n/2 आता। ये बिगिनिंग है तो n+1/2, तो 12+1/2 कितना आएगा 6.5। तो एवरेज पीरियड क्या होगा 6.5/12। रेट क्या होगी 12%। और टोटल ड्राइंग साल की कितनी निकाली आपने 48। तो 3120 आपका आंसर आ जाएगा। क्वार्टर है तो पूरे साल की ड्राइंग कितनी है, क्योंकि देखो आपको एनुअल ड्राइंग की बात करनी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बता रखा कि कब से निकाला है, तो हम मानेंगे पूरे साल के लिए। और एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो हमने मल्टीप्लाई क्या कर दिया 4, मल्टीप्लाई 3 नहीं करना। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हमें टोटल ड्राइंग एनुअल निकालनी है। तो 16,000 इंटू 12% और इंटू 6/12। 6/12 क्यों करा, क्योंकि आपको पता है कि आप +3 और -3 करते हो क्वार्टर में, लेकिन वो किसके लिए करते हो, बिगिनिंग के लिए +3 और एंड के लिए -3, लेकिन मिडिल के लिए तो आप n ही लिखते हो। तो n+3 n और n-3 ऐसे याद रखा जाता है। डिवाइड बाय 2 तो करना ही करना है एवरेज पीरियड के लिए। तो n+3/2, n/2 और n-3/2। तो n/2 कितना आ गया 12/2, 6 मंथ। ओके, तो ये आ गया आंसर आपका 960। अगले पे आते हैं। उमा और हिना पार्टनर है, किसमें 1:3 में। उस डेट को फर्म की गुडविल दे रखी है 18। दे डिसाइड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 इन फ्यूचर। पास्ट नेसेसरी एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। अब देखो ये भी क्या आ गया, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। किसी ने अगर 2022 के, 2023, 24, 25 के क्वेश्चन करे होंगे तो 2022 में क्या है, ये बड़े क्वेश्चंस में भी आ चुका है, 3-3 या 4-4 मार्क्स में आ चुका है। तो वहां पे गुडविल दे रखी होती है, आपको क्या करना पड़ता है, ओल्ड माइनस न्यू करके निकालना पड़ता है। एक का सेक्रीफाइस आएगा, एक का गेन आएगा, क्योंकि दो पार्टनर, तो एक का सेक्रीफाइस आएगा और एक का गेन आएगा। तो आपने क्या करा 1/4 -2/3। देखिए तो इसका आ गया गेन, क्योंकि माइनस में आ गया। और हीना का क्या आया, देखो ये -5/12 है और उमा और हीना है, तो उमा का अगर गेन आ रहा है तो हीना का सेक्रीफाइस सेम आएगा। तो क्या होगा 3/4 -1/3। ओके, तो क्या निकल के आया 5/12। अब 18,000 तो फर्म की है ना, तो उसमें से आपको पता है कि उमा ने कितना गेन किया, तो उमा दे देगी। हीना ने सेक्रीफाइस किया प्रॉफिट के हिस्से का, तो बदले में उसे क्या होगा, गुडविल का हिस्सा मिलेगा। तो हीना को मिल गया और उमा ने दे दिया। तो एंट्री क्या होगी, जो पार्टनर देता है उसकी कैपिटल डेबिट होती है, तो उमास कैपिटल अकाउंट डेबिट, किसको मिलेगा, सेक्रीफाइस करने वाले को, टू हीनास कैपिटल। मैं बच्चों को 10 बार समझाता हूं कि भाई कोई भी पार्टनर है, अगर वो प्रॉफिट के हिस्से का सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसे बदले में क्या होगा, गुडविल का हिस्सा मिलेगा। किस रेशो में, जिस रेशो में उसने क्या करा है, अपने प्रॉफिट के हिस्से को सेक्रीफाइस किए। तो यहां पे हीना ने सेक्रीफाइस किया और उमा को क्या है मिला, एक मानने दो। देखो ये रहा, उमा को गेन हुआ है तो उमा देगी, और हीना ने सेक्रीफाइस किया है तो हीना को मिलेगा गुडविल का हिस्सा, तो सेक्रीफाइस वाले को मिलता है। अगला, अब ये भी देखो कितनी बार आ चुका है, ये पिछले साल भी आपका आया, उससे पहले भी आया। अब देखो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड है। तो क्या बोल रहा है, अर्चना सना सपना पार्टनर है, सपना रिटायर हो गई। उस डेट को उसका जो क्रेडिट बैलेंस है वो 120 दिख रहा था। अब बोला कि उसको जो 120 दी जाएंगे ना, 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में दी जाएंगे। तो आप सोचो कि आप 6-6 महीने में रुकोगे, आप एक फर्म हो और आप सपना को क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो। तो आप 120 को 2 बार में पे करोगे, तो 120 डिवाइड बाय 2, तो 60 पे करोगे, पर उसके साथ ब्याज भी दोगे। इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग पे निकलता है, किस पे निकलता है, तो पहले 120 पे निकलेगा, फिर 60 ब्याज के साथ दे दोगे, 60 प्लस इंटरेस्ट दे दोगे, बाकी कितना बचेगा, 60 ही बचेगा। कैसे, क्योंकि इंटरेस्ट की रेट कितनी है 10% पर एनम, लेकिन हर 6-6 महीने में पेमेंट कर रहे हो और इक्वल इंस्टॉलमेंट है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना है, टोटल अमाउंट ड्यू पता होना चाहिए। हर इंस्टॉलमेंट में कैश प्राइस कितनी दोगे, तो आप क्या बोलोगे 60,000 दोगे, क्योंकि 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आप एंट्री के फॉर्म में करते तो क्या करते, सपनास कैपिटल टू सपनास लोन 120। अब 120 का 10% 12,000 साल का, तो 6 महीने का कितना होगा 6,000। डायरेक्टली आप 5% भी कर सकते हो, 10 का आधा। अब 126 आपको देने, आप एक फर्म हो, आपको सपना को क्या करना है 126 देने, लेकिन 6 महीने बाद आप कितने दोगे 60,000, क्योंकि 2 इंस्टॉलमेंट है, 60 प्लस उस पे जो ब्याज। तो हम क्या बोलते हैं, इंस्टॉलमेंट कैसे निकलती है, कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो 66 दोगे। अब 126 में 66 गए, तो बाकी कितने बचे 60, फिर 60 का 10% 6 मंथ का 3,000, तो कितना हो गया 63 हो गया। इस तरीके से वो उसके भी 6 महीने बाद पे हो गया। तो पहली इंस्टॉलमेंट फिर दूसरी इंस्टॉलमेंट, तो पहला इंटरेस्ट ड्यू हुआ 6 महीने का, फिर बाद के 6 महीने का ड्यू हुआ। अब आपको तो देखो इसमें अकाउंट बनाने के लिए तो बोला नहीं था, आपको बोला था कि कैसे आपको अमाउंट निकालना है कि कितना पे किया जाएगा।
तो पहले 66 आएगा, फिर 63 आएगा। ये आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे निकाला है, पोज करके देख सकते हो, है ना। देखो उस इंस्टॉलमेंट की कैश प्राइस बता दी 60, दूसरे की भी कैश प्राइस 60 है, लेकिन ब्याज कम क्यों हो गया? क्योंकि पहले आउटस्टैंडिंग कैश प्राइस कितनी थी? 120, फिर कितने में निकलेगा? 60 पे निकलेगा। इस तरीके से अगला हो। अगला बेसिक सा खूब बार एग्जाम में आ चुका है, अभी तो सिंपल सा याद है कि जनरल लेजर का बैलेंस दे रखा है। देखो क्रेडिट बोलने की जरूरत भी नहीं है, जनरल लेजर का बैलेंस क्रेडिट ही होता है। तो उसको ट्रांसफर करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। या तो एडमिशन से रिलेटेड दिया होता है, रिटायरमेंट से। यहाँ पे किसका दिया है? रिटायरमेंट का। अब आपको पता है कि सुमिता के रिटायरमेंट होने से मतलब नहीं है, क्यों? क्योंकि जनरल लेजर पुराने पार्टनर्स में ही बढ़ता है। अब आपको पता है कि पुराने मतलब सारे, तो हम रिटायरमेंट में क्या बोलते हैं? सारे पार्टनर में बटेगा पुराने रेशो में, 4:1:5। तो नए रेशो का कोई मतलब भी नहीं है, तो यहाँ पे ये संगीता, सुमन और सुमित्रा में बढ़ जाएगा जनरल लेजर। ओके, अमाउंट बिल्कुल ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो देख लेना, मैंने तो कैलकुलेट कर लिया। अब आपको बोल रहा है राइट एनी 2 केसेस ऑफ डिसोल्यूशन बाय कोर्ट ऑफ ए फर्म। देखो आपको पता है कि जब भी एक फर्म क्या होती है, डिसॉल्व होती है कोर्ट के ऑर्डर से, तो कोई पार्टनर डिससेटिस्फाइड होता है। क्यों? क्योंकि उसको क्या लगता है यार कि एक पर्सन पागल है, उसको भी पार्टनर बना रखा है। मान लो कि 4 पार्टनर है, उसमें से एक पार्टनर पागल है। अब एक पार्टनर को अच्छा नहीं लग रहा दूसरे को कि यार मैं उस पागल के साथ काम कर रहा हूँ, या उसका दिमाग सही नहीं है, दिमागी संतुलन खराब है। बाकी 2 पार्टनर बोल रहे हैं चलते रहने दे। ऐसा थोड़ी होता है। तो जो तीसरा पार्टनर है वो क्या बोलेगा? नहीं यार ये चौथा पार्टनर तो पागल है, मैं तो कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट में डिसोल्यूशन का ऑर्डर निकाल के आ रहा हूँ, क्योंकि तुम बाकी 2 पार्टनर क्या कर रहे हो? खत्म नहीं कर रहे। तो कोर्ट खुद थोड़ी आएगा। तो कोई भी पार्टनर अगर डिसएग्री होता है तो वो क्या बोलता है? यार एक पार्टनर कोई क्या है, पागल हो गया, या परमानेंटली इनकेपेबल है कोई पार्टनर परफॉर्म करने से अपनी ड्यूटी। तो दूसरा पार्टनर क्या बोल रहा है? यार इसकी वजह से बिजनेस में क्या है, लॉस हो रहा है, क्योंकि वो स्किल्ड पर्सन था लेकिन अब वो आ ही नहीं रहा। बाकी पार्टनर तो बहुत अमीर हैं, तो वो तो चलाते रहे हैं, उनको लॉस भी हो रहा है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही कोई पार्टनर है, उसने कोई दुराचरण कर दिया यानी मिसकंडक्ट कर दिया, वो परसिस्टेंटली क्या करता है? जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता रहता है, एग्रीमेंट को खराब करता रहता है। ऐसे हो गया। वो अपना सारा इंटरेस्ट क्या किसी थर्ड पार्टी को बिना पूछे ट्रांसफर कर रहा है, तो वहां पे कोई दूसरा पार्टनर डिसएग्री हो जाता है तो वो फर्म को बंद करवा सकता है कोर्ट के ऑर्डर से। वैसे ही फर्म का बिजनेस लॉस के अलावा चल ही नहीं पा रहा और 3-4 साल से लॉस आ रहा है और एक पार्टनर देख के दुखी हो रहा है, तो वो क्या करेगा? कोर्ट में ऑर्डर लेके बंद करवा देगा। और इसी तरीके से किसी भी अगर और कोई ग्राउंड पे कोर्ट को लगता है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि इसको बंद करवा दो, तो बंद करवा सकते हैं। अब देखो आपको कितने बताने थे इसमें? 2 ही बताने थे, तो इनमें से कोई भी एक, सॉरी कोई भी 2 बता सकते थे। व्हाट इज कॉल्स इन एडवांस? देखो सीधी सी बात है, अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल मिल गई, सेकंड कॉल मिल गई, फर्स्ट कॉल के साथ सेकंड एंड फाइनल कॉल मिल गई, तो कॉल्स इन एडवांस है। तो इसका मतलब क्या है? जब भी कोई शेयर होल्डर कोई पार्ट जो अभी तक मांगा नहीं गया उसको पहले ही मिल जाता है तो वो कॉल्स इन एडवांस कहलाता है। तो कोई भी पार्ट या होल अमाउंट अगर जो अभी मांगा नहीं है, अलॉटमेंट के साथ ही सारा कॉल अमाउंट मिल गया, तो वो कॉल्स इन एडवांस है। वो क्या होती है? एक कंपनी की करंट लायबिलिटी होती है। ये लिखने की वैसे नीड नहीं थी, क्योंकि आपको सिर्फ मीनिंग बतानी थी। और साथ में क्या बोल रहा है? अगर टेबल एफ अप्लाई होता है तो हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम 12% इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। अब अगर टेबल एफ है तो टेबल एफ अप्लाई होती है, लेकिन देखो यार ना, अगर आर्टिकल्स में दे रखा है कि 6%, 7%, तो उस अकॉर्डिंग चलेगा, है ना। समझ गए? 8%, 9%। लेकिन यहां पे आपको बोल रहा है कि जब कुछ नहीं बोल रखा तो टेबल एफ के अकॉर्डिंग क्या होता है? 12% पर एनम होता है, यानी इससे ज्यादा नहीं होगा। ये मैक्सिमम रेट होती है। तो राइट द रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या बोलेंगे? 12%। और अगर ना देती ज्यादा है मिलता कम है, तो कंपनी देगी कितना कॉल्स इन एडवांस में? 12%, और मिलेगा कितना? 10%। वो भी टेबल एफ के अकॉर्डिंग ही होता है। 11th क्या बोल रहा है? कॉमन लिमिटेड है, उसने 4,009% डिवेंचर 100 वाले क्या करे? इशू करे। किसके लिए? क्योंकि उसने लोन लिया था। तो यहां पे क्या हुआ? लोन 3 लाख का था, कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर दे दी। अब क्या बोल रहा है? आप बैलेंस शीट में कैसे दिखाओगे अगर इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है? अब किसको? देखो लोन को तो करोगे, ये किसकी बात कर रहा है? कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर को रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे? तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? रिकॉर्ड करोगे। अब कई बच्चे क्या करके आ गए? पहला मेथड करके आ गए। पहला मेथड क्या होता है? रिकॉर्ड नहीं करोगे। गलत करके आ गए, रिकॉर्ड करना था क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो आपको सिर्फ यहाँ पे सेकंड मेथड करना था। तो देखो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? इक्विटी लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग, उसका नोट नंबर 1। हम नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखेंगे क्योंकि नोट नंबर 1 में यही था। इसमें बैंक लोन लिखेंगे जो बाहर आएगा, ठीक है, क्योंकि अमाउंट तो आएगा। अब उसके बदले में कोलेटरल सिक्योरिटी के फॉर्म में डिवेंचर दी और उसकी एंट्री करनी है, तो इसका मतलब क्या है? वो बैलेंस शीट में भी शो होंगे। तो देखो शो कर दिए। लेकिन जैसे डिवेंचर सस्पेंस क्या करा? डेबिट किया, तो उतने से क्या हो गया? वो माइनस हो गए। तो माइनस होते ही बाहर क्या है? 0। अब 3 लाख प्लस 0 क्या आएगा? 3 लाख। तो एट द एंड दिखेगा क्या? बैंक लोन। अब
क्या होगा, जो एग्जामिनर है वो चेक करेगा, उसको 3 लाख दिख गए, फिर उसको ये नहीं दिखा, तो क्या पता वो आपके आधे नंबर काट दे। और क्या पता वो मेरी तरह चश्मा लगाता हो और चश्मा उसका खो गया हो, तो क्या पता वो फर्स्ट मेथड वालों को भी सही मार्क्स दे दे। तो आधा एक मार्क्स कट सकता है आपका, जिसने ये नहीं लिखा हो। लेकिन क्या पता आपका लक अच्छा हो तो आपको वो नंबर दे सकता है, क्योंकि अपने को कोई कॉपी तो पता नहीं चलती जब तक कि आप क्या करोगे, रीटोटलिंग के लिए अप्लाई नहीं करोगे। जो एक तरीके से आप क्या करते हो, वापस देखते हो ना रीचेकिंग के हिसाब से कि मुझे देखना है पेपर, तो बाद में पता चलेगा। अब जनरली क्या होता है, लोग अप्लाई नहीं करते, स्टूडेंट अप्लाई नहीं करते, तो पता ही नहीं चलता। फिर क्या होता है, अगले साल बेस्ट आंसर कॉपीज आती है, तो उसमें पता चलता है कि यार ये गलतियां थी। तो आपको बाद में पता चलेगा, अभी नहीं पता चलेगा। अभी तो किससे पता चलेगा, चिराग सर की आंसर की के थ्रू। यही ठीक है सबसे ज्यादा। अब आपको बोल रहा है कि नॉन करंट लायबिलिटी के 2 सब हेड। अरे एक तो अभी बता ही दिया ना। अब देखो मैंने आपको लगा शेड्यूल थर्ड का पार्ट 1 क्या होता है, बैलेंस शीट, जिसमें मैं फंबल कर गया था। तो शेड्यूल थर्ड का पार्ट फर्स्ट बैलेंस शीट और पार्ट 2 क्या है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब देखो नॉन करंट लायबिलिटी है मेजर हेड, उसके सब हेड क्या होंगे सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट, ब्रैकेट में नेट भी लिखा आता है, याद रख लेना, नहीं लिखा तो लिख देना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अदर नॉन करंट लायबिलिटी आता है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी लिखोगे तो चल जाएगा, तो अदर नॉन करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इन 4 में से 2 ही बताने थे। अगला सबसे सिंपल, मेरे को तो क्या है पेपर को इतना हार्ड नहीं लगा, लेकिन देखो बच्चों के हिसाब से मैं बोलूँ तो थोड़ा सा घुमा फिरा के आ सकता है, तो मॉडरेट था, कोई हार्ड भी नहीं था और इजी भी नहीं बोल सकते, लेकिन टीचर को तो इजी लगता ही लगता है। देखो नेट प्रॉफिट कमाया कितना, 52। अब डेटर क्रेडिटर दे रखे हैं। अब आपको बताया कि अगर करंट एसेट्स बढ़ती है तो लेस, करंट एसेट्स कम होती है तो ऐड, क्योंकि उल्टा बोलते हैं करंट एसेट्स में। और करंट लायबिलिटी में क्या बोलते हैं, करंट लायबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि करंट लायबिलिटी मतलब क्या हो गया, उसमें सारे क्रेडिटर और बिल्स पेबल ये सब कुछ आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो अगर मैं बोलूं कि करंट लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐड, कम हो रही है तो लेस। तो करंट लायबिलिटी में सीधा, तो देखो 10 से 25 हो गया, तो प्लस क्या करोगे 15। ये 20 से 12 हो गया, अब आपको पता है कि ये डिक्रीज हो गया, तो डिक्रीज इन डेटर, करंट एसेट्स में उल्टा, अगर डेटर कम होते हैं तो क्या करेंगे ऐड, तो दोनों ही ऐड करने, क्योंकि करंट लायबिलिटी में सीधे होने की वजह से ऐड किया और करंट एसेट्स में उल्टे होने की वजह से ऐड किया। समझ गए। तो अब आपको क्या करना है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम तो दे नहीं रखे, तो आपको सिर्फ लिखना है नेट प्रॉफिट। आपने बड़ा चढ़ा के लिखा होगा तब भी उतने नंबर मिले होंगे, और नॉर्मल ऐसे लिखा तब भी उतने आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने लिख दिया सर एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग डैश, फिर क्या आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसने नहीं लिखा तब भी नंबर नहीं कटेंगे, कोई बात नहीं। फिर प्लस क्या करोगे डिक्रीज इन डेटर, प्लस क्या करोगे इंक्रीज इन क्रेडिटर। देखो 8 और 15 प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा 75। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ, 2 सेक्शन बचे हुए और मैं थक गया, पर क्या करें, मुझे आपको सारा पार्ट कवर करवाना है एक बार की, क्योंकि मैं हर साल मेरा क्या एक परंपरा मान लो, रिवाज मान लो, जो मैं जनरली क्या करता हूँ देता ही हूँ। अकाउंट्स भी दूंगा, इको के भी जहां तक चांस है मैं सॉल्यूशन दूंगा, बीएसटी में आके मैं थोड़ा सुस्त हो जाता हूँ बस ये। अब देखो अनु रानू सोनिया पार्टनर है, कहां गया फॉर्म में, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 1:3। सोनिया रिटायर हो गई और उसका कैपिटल अकाउंट सारे एडजस्टमेंट के बाद कितना है 440। अब देखो सोनिया रिटायर हो गई, आप सोचो, और अनु और अनु क्या बोल रहे हैं कि भाई हम तेरे को 5 लाख दे देंगे, तो क्या हो गया रिटायरमेंट वाली हिडन गुडविल। और आपको पता है कि जो डिफरेंस का पार्ट है वो ही सोनिया का शेयर कहलाता है। एडमिशन में तो क्या होता है, नए पार्टनर के बेसिस पे फर्म की कैपिटल निकलेगी, और उसमें से क्या होगा तीनों पार्टनर की, जैसे ए बी है और सी आया, तो ए बी सी की कैपिटल लेस होगी, फिर निकलेगी फर्म की, और फर्म की गुडविल में से उसमें सी का हिस्सा निकलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता रिटायरमेंट डेथ में, इसमें क्या होता है कि जैसे सोनिया का हिस्सा कितना 440, अब अगर उसको हम तय कर रहे हैं कि तेरे को 460 देंगे 470 देंगे, देखो कम तो वो मांगेगी नहीं, इतना पूरा अमाउंट ही मांगेगी। अगर हमने उसको ज्यादा दे दिए तो सीधी सी बात है हम क्या बोलेंगे, ये सोनिया की गुडविल हो गई। तो देखो अमाउंट पेड टू सोनिया, आगे क्या लिख सकते हो बाय अनु एंड रानू, या वो पे कितना करेंगे 5 लाख देंगे, जबकि देना कितना था सोनिया को, सोनिया को मिलता कितना, क्योंकि उसका बैलेंस ही कितना निकल गया 440, लेकिन दिया कितना ज्यादा 60, और फिर 60 गया सोनिया का हिस्सा है। अब किस रेशो में बटेगा, गेनिंग रेशो में बटेगा। अब देखो फ्यूचर में नया रेशो दे रखा है अनु रानू का, और पुराना क्या है 1/6 और 2/6, नया क्या है 2/5 और 3/5, तो गेनिंग रेशो निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होगा न्यू माइनस ओल्ड, यही तो होगा। तो क्या निकल के आया 7/30 और 8/30। अब 7:8 में क्या कर दो एंट्री कर दो। अनु और रानू आपको पता है कि जो गेन करते हैं, मैंने बताया था सिखाया था, जो गेन करते हैं वो देते हैं, और जो जा रहा है वो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है यहाँ पे। तो देखो गेन करने वाले देंगे
क्योंकि फ्यूचर में इनका हिस्सा ज्यादा हो गया, क्योंकि सोनिया चले गई तो सोनिया बदले में क्या मांगेगी, खुद की गुडविल। तो सोनिया को बदले में कितने मिल गए, 60 मिल गए। किस रेशो में, 28 और 32। अनु ने 28 दिए और रानू ने 32 दिए। उतने बाकी पार्टनर लेके आएंगे याद रखना। अगर आपसे पूछे कि सर ये अनु रानू क्या करेंगे, वो 28 32 तो लेके ही आएंगे, क्योंकि नहीं तो उनका कैश शॉर्टेज हो जाएगा लॉजिकली। तो अब और भी था, वैसे कई बच्चों ने ये नहीं किया होगा, क्योंकि मुझे क्या लगता है और वाला उन्हें सिंपल लगा होगा। क्यों, क्योंकि वो रिवोल्यूशन से रिलेटेड सबसे सिंपल था कि भाई अगर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर बढ़ता है, तो देखो ये 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग था, तो उस अकॉर्डिंग देखना था। जैसे मैं आपको बोलूं कि प्रोविजन बढ़ता है तो लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्या हो गई 2। अब ऊपर क्या आएगा, रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन के किस साइड आएगा, डेबिट में, तो रिवोल्यूशन डेबिट होता है। बाय साइड क्या है, डेबिट, तो डेबिट साइड ऑफ रिवोल्यूशन। अगर मैं बोलूं रिवोल्यूशन प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जा रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहां किया जाएगा, सर रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। नहीं आ रहा तो एंट्री बोल के देखो, रटा हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल के बाय साइड में आएगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट, और लॉस आएगा तो वो टू साइड में आएगा। टू साइड क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट साइड। और एंट्री बोल के देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। अगर एसेट्स बढ़ती है तो एसेट्स डेबिट होती है, तो रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रेडिट, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड पे। तो प्रोविजन से क्या होता है, रिवोल्यूशन डेबिट होता है। और एसेट्स बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे प्रोविजन बढ़ा तो रिवोल्यूशन डेबिट हुआ, और अगर एसेट्स बढ़ी तो फायदा है, फायदे में रिवोल्यूशन क्या होता है, क्रेडिट होता है। ऐसे चलो अगला, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, देखो फर्म डिसोल्व हो गई तो आपको क्या करना है, उस बेसिस पे पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। अब देखो डेबिट बैलेंस दे दिया तो टू बैलेंस 5000। प्रॉफिट देखो मैंने आपको बताया था रिलायेशन का प्रॉफिट, तो रिलायेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर एक एसेट से फर्म की वो पार्टनर ने ले ली तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलाइजेशन। बस ये 3 एंट्री है, इसको पोस्ट करना है कैपिटल में, तो देखो क्या बोलोगे, टू बैलेंस। फिर उसके बाद आपने क्या बोला, प्रॉफिट रिलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। फिर क्या बोला, पार्टनर ने एसेट्स ले ली तो पार्टनर कैपिटल टू रिलाइजेशन, क्योंकि देखो रिलाइजेशन अकाउंट नहीं बना रहे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो वो सोच के करो। तो लास्ट अमाउंट क्या होगा, पार्टनर को मिल जाएगा, क्योंकि फर्म बंद हो रही है तो बैलेंस थोड़ी आएगा, तो टू बैंक क्या, कैश आएगा बैलेंसिंग फिगर से 13,500। यहाँ पे बोला क्या गया, अकाउंट बनाने के लिए तो एंट्री करने की नीड नहीं थी। अब देखिए और में क्या है, सर डिसोल्यूशन का एक और आ गया। ये हर बार आते रहते हैं 3 एंट्री वाले रिलेटेड, क्योंकि 3 मार्क के हैं तो ज्यादातर इस चैप्टर में यही दिया जाता है। अब देखो लाइबिलिटी किसने पे करी, 8000 सना ने। अब हम बोल सकते हैं कि देखो यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर लाइबिलिटी ले लेता है और अपने ब्याह पे कर देता है, तो फर्म का तो लॉस है, रिलायेशन अकाउंट डेबिट, पर फर्म को किसको देना है, सना को, इसलिए फर्म तब तक लॉस तो बोलेगी ना। यहाँ पे थोड़ी कि सना क्या बोल रही है, मैं पर्सनली लाइबिलिटी पे करने के लिए तैयार हूं, तो वहां पे तो फर्म बच गई। लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं बोल रखा, तो हम क्या बोलेंगे, सना को पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे जो फर्म को देने पड़ेंगे, तो यहाँ पे सना को क्रेडिट करना पड़ेगा। और फर्म का लॉस है तो रिलाइजेशन क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, क्योंकि जब लाइबिलिटी बंद होती है तो बाय साइड पे आती है रिलाइजेशन की, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिलाइजेशन। जब वो पे होती है तो रिलाइजेशन टू बैंक आती है, रिलाइजेशन के डेबिट साइड में आती है। कोई पार्टनर लेता है तो टू सना, क्योंकि पार्टनर खुद पे कर देगा। तो यहाँ पे यही तो बोल रहे हैं कि पार्टनर ने पे करा, तो किसने लिया, पार्टनर ने ही तो लिया होगा, ठीक है। लेकिन वो पार्टनर फर्म से बाद में मांग रहा होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा। ऐसे ही वैसे ही अगर प्रीति एक पार्टनर, उसने डेटर क्या बोले, मैं 80% में ले रही हूँ, क्योंकि प्रीति गई उस डेटर के पास और उससे 80% ही रिकवर हुए, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि वो 20,000 के जो डेटर है वो प्रीति ने ले लिए, 25 का 80%। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, अगर कोई असेट्स पार्टनर लेता है, तो अभी आपको मैंने क्या बताया था ऊपर इस वाले केस में, ये रहा पार्टनर्स कैपिटल टू रिलाइजेशन, तो सेम यही है, प्रीतिस कैपिटल टू रिलाइजेशन। और तीसरा आपको क्या बोल रखा है कि क्रेडिटर 20 के थे और वो सेटल हो गए असेट से 25,000, जो कि अनरिकॉर्डेड थी। देखो चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, और अगर वो सेटल हो जाती है तो आपको अमाउंट से कोई मतलब नहीं होता 20 और 25 से, ठीक है, याद रख लेना। अगर क्या होता कि सेटलमेंट नहीं बोलता, बोलता कि डिफरेंस का पार्ट क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा, तो तब होता कैश या बैंक टू रिलाइजेशन, और कोई पार्टनर लेता तो पार्टनर्स कैपिटल टू रिलाइजेशन। लेकिन सेटल बोल दिया, और जैसे ही सेटल बोल दिया गया है तो वहां पे एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, नो एंट्री। तो जब भी फुल सेटलमेंट हो जाता है तो कम ज्यादा के अमाउंट को देखा नहीं जाता। अब जैसे 25 की एसेट्स है, उसके लिए लाइबिलिटी कितनी होती, 28 होती, 30 होती, तब भी नहीं देखा जाता। क्यों, क्योंकि सेटलमेंट हो गया, तो सेटलमेंट में नहीं देखा जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, नो एंट्री। ओके, चलिए 16 वाला। 16 वाला क्या बोल रहा है कि राज लिमिटेड है, उसमें आपको इक्विटी दे रखे हैं 5 से 6 हो गए, प्रेफरेंस शेयर 2 से 250 हो गए, और डिबेंचर 150 से 80। देखो ये दोनों तो इशू है, पैसा आ रहा है, 1 लाख रुपए है और 50 है, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर और इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर।
ये रिडम्शन है क्योंकि 150 से 80 हो गए, तो ये माइनस है, तो ये प्लस के हैं इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, और ये माइनस के। ठीक है, याद रखना ये दोनों प्लस के हैं और डिवेंचर क्या है, माइनस का है। डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर वाज पेड ऑन ओपनिंग बैलेंस। अब ओपनिंग बैलेंस क्या है, 5 लाख, किसका था, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का बोला है, तो 2 लाख और 150, तो 2 का 10% और 150 का 8%। ओपनिंग पे बोला है तो पे करने की एंट्री कर दो, तो फाइनेंस एक्टिविटी में आएगा। तो देखो इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ 10% प्रेफरेंस शेयर, रिडम्शन माइनस में आएगा, और देखो 2 लाख का 10% पे किया डिविडेंड और 150 का 8% करा इंटरेस्ट। देखो यार रखना, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो चाहे इक्विटी शेयर का पेमेंट में आता है, वो उसमें नहीं आता, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के इनडायरेक्ट मेथड वाले पार्ट में। वहां पे क्या होता है, चार्ज होता है और एप्रोप्रिएशन होता है, तो जनरली वहां इक्विटी शेयर का डिविडेंड लेते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे आपने पे किया है तो फाइनेंस एक्टिविटी से रिलेटेड आएगा, तो हम क्या बोलेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी कितना है, 48,000। कितना आएगा, 48। तो 3 चीजें लेस होगी, 2 ऐड होगी। इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, ऐड होगा क्योंकि बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पैसा आ रहा है, और डिबेंचर, डिविडेंड और इंटरेस्ट क्या कर रहे हो, आप पे कर रहे हो, इसलिए वो माइनस में जाएगा। अब देखो आपको क्या बोला है, क्लासिफाई द फॉलोइंग आइटम इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड नॉन कैश आइटम। अब देखो आप इंटरेस्ट पे करते हो, तो अभी अपन ने पढ़ा कि कौन सी एक्टिविटी है, सिर्फ फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। अब देखो यार है ना, हमको सिर्फ एक्टिविटी बतानी है। अब आप बोलोगे सर इसमें कैश आ रहा है जा रहा है वो नहीं बताना, क्योंकि देखो एक्टिविटी पूछी है ना। आप देखो परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर, आप सप्लायर से माल खरीद रहे हो, लेकिन माल का पेमेंट तो करना पड़ेगा ना। तो आपको पता है कि ऑपरेटिंग में क्या बोलते हैं, सर आपने तो इनडायरेक्ट मेथड बताया हुआ है, या हमारे सर ने इनडायरेक्ट बताया हुआ है, लेकिन आपको जब भी सर क्या करते थे, इस टाइप के थ्योरेटिकल क्वेश्चन कराते थे, तो क्या बोलते हैं, डायरेक्ट सोच के चलना है। रॉयल्टी मिली, कमीशन मिला, ऑपरेटिंग का पार्ट है, माल बेचा, कैश आया, ये तो है। तो वैसे ही सप्लायर से माल खरीदा तो किसका पार्ट है, ऑपरेटिंग का पार्ट है। गुडविल रिटर्न ऑफ क्या है, अमोर्टाइजेशन, तो इसकी एंट्री क्या होती है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू गुडविल, तो वो कहां जाएगा आपका, नॉन कैश। तो गुडविल का रिटर्न ऑफ क्या है, नॉन कैश, क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स को जब भी अमोर्टाइज करते हैं, रिटर्न ऑफ करते हैं, वो नॉन कैश आइटम बोला जाता है। डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश होता है। परचेज ऑफ प्लांट, प्लांट खरीदा तो क्या होगा, आप देखो इसमें भी नहीं लिखा हुआ, तो कैश ही तो पे किया होगा, तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे उधार उधार तो बोल नहीं रखा। तो वैसे ही ये मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट पेड तो चलो फाइनेंस है, लेकिन परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर में कई लोग नॉन कैश बोलते, लेकिन वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पार्ट है। एक्टिविटी पूछिए, रिटर्न ऑफ गुडविल नॉन कैश का है, और परचेज ऑफ प्लांट क्या आपका, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, अब करंट एसेट्स दे रखी है 8 लाख, करंट रेशो दे रखा है 1.6:1, करंट लायबिलिटी निकल के आ जाएगी, यही पूछिए। फिर क्विक रेशो दे रखा है, उससे क्विक एसेट्स निकल के आ जाएगी, क्यों, क्योंकि करंट लायबिलिटी तो निकाल चुके होंगे, अब आपको चाहिए क्या, क्विक एसेट्स। अब करंट एसेट्स दे रखी है और क्विक एसेट्स दे रखी है, दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इन्वेंटरी। कैसे, देखो जो जो चीजें दे रखी है पहले वो लिख लो, ये हमने लिख दिया, हमें ये दोनों निकालना है। सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया, आ गया। अब आपको बताया कि करंट एसेट्स दिया हुआ है और करंट रेशो कितना है, 1.6:1, डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ गलत नहीं होता। अब करंट लायबिलिटी ऊपर आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.6 नीचे चले आएगा, तो करंट लायबिलिटी कितनी आ गई, 5 लाख। अब करंट लायबिलिटी यहां पुट कर दो क्विक रेशो में, क्विक रेशो कितना दे रखा है, 1.25, तो क्या निकल के आ जाएगी, क्विक एसेट्स, वही सेम, कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी इस बार, तो 625। अब आपको पता है कि करंट एसेट्स कितनी है, 8 लाख, जिसमें स्टॉक इंक्लूड होता है, क्योंकि करंट एसेट्स में आपको क्या होती है, जो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए लिक्विड भी आती है, और थोड़ी जो लेट कैश में कन्वर्ट होती है वो भी आती है, जिसमें स्टॉक है, या आप एडवांस पे कर देते हो, जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, एडवांस टैक्स, वो भी होता है। जब कुछ ना बोले तो करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, इन्वेंट्री ही होता है, उसमें प्रीपेड वीपेड नहीं होता, जब तक अलग से ना बोले। तो यहाँ अलग से तो बोला नहीं है, तो करंट और क्विक का डिफरेंस क्या, आपका इन्वेंट्री निकल के आ गया। ठीक है, अब और वाला क्वेश्चन क्या था, ये सारे आपके क्या है, किताब में दे रखे हैं भैया, लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं, पता नहीं क्या डीके गोयल ये वो सब पढ़ाने लग जाते हैं, और सारा क्या बोलते हैं, मूड खराब हो जाता है। देखो आपको आगे के लिए पढ़ना है तो आप डीके गोयल पढ़ लो, लेकिन आपको पता है कि आप पढ़ रहे क्या हो, अभी 12th के पार्ट के लिए आपको डीके गोयल पढ़नी है, तो 3 महीने और बचे, आपका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, तो आप बाद में कवर कर लेना। लेकिन पहले क्या जरूरी होती है, मैंने बताया आपका बेस, आप अपने बेस से भटक गए, आप सीबीएसई बोर्ड के नहीं हो, आप राजस्थान बोर्ड के हो। आपको मेन क्या करना है, आप देखो ये पूरा का पूरा क्या है, वो डू इट योर सेल्फ, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, एनसीईआरटी के ना उनमें जनरली होते हैं। जीपी और सेल्स दे रखी है, एवरेज इन्वेंट्री कितना 40, स्टॉक टर्नओवर कितना 6 टाइम्स। अब मैं बोलूंगा देखो डीक्यूएल खराब नहीं है, डीक्यूएल में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा होता है तो क्या होता है, आपके दूसरे सब्जेक्ट चले जाते हैं, आपका ध्यान भटक जाता है, आप सोचते हो कि अकाउंट्स बहुत बड़ी है, बड़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट वाइज है, बस उतना ही समझना पड़ता है। 6 into 40 कितना हो गया, 240,
सिंपल निकल गया, स्टॉक टर्नओवर रेशो कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये दे रखा है और ये दे रखा है, मल्टीप्लाई करके कॉस्ट आ गई। अब आपको निकालना क्या है सर, जीपी। अब देखो जीपी क्या है, कॉस्ट का 25%, क्योंकि कॉस्ट 100 है, ठीक है, उसमें अगर जीपी जोड़ेंगे तो सेल प्राइस कितनी आएगी 125। अब हमें निकालना क्या है जीपी, तो हम क्या करेंगे, जीपी का फॉर्मूला क्या है सर, 240 का 25। सर 25% क्यों करा, अरे भैया 240 कॉस्ट है और आपको क्या बोल रहा है, कॉस्ट का प्रॉफिट, कॉस्ट में प्रॉफिट 25 जोड़ो तो सेल प्राइस आएगी। अब अगर आप अपॉन 125 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि कॉस्ट के नीचे सेल हो जाएगा, जबकि कॉस्ट के नीचे कॉस्ट कितना करना है आपको 100, तो देखो मैंने नीचे 100 ही करा है, डिवाइड बाय 100। अब निकालना क्या है प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाई 25, तो कितना आ गया 60। अब सेल्स का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट प्लस जीपी, तो कितना आ गया 3 लाख, कॉस्ट तो निकाला था और जीपी जोड़ दिया। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हो सर, ये जैसे आपने बोला कि कॉस्ट के नीचे कॉस्ट, तो देखो कॉस्ट के नीचे कॉस्ट आपने कितना बोला, कॉस्ट 240 और कॉस्ट के नीचे कॉस्ट 100। अब निकालना क्या है, सेल प्राइस 125, तो जैसे आपने 125 किया 25 की जगह, तो डायरेक्टली आपकी सेल्स निकल के आ जाएगी कितनी, 3 लाख। तो ये भी तरीका है, तो जैसे भी आपने करा आपके लिए बढ़िया है। मैं तो देखो दोनों को ही गलत नहीं कहूंगा मेरी तरफ से, है ना। अब सेक्शन डी है लास्ट, इसके 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं और अपना पार्ट खत्म। एक बार देख लेते हैं कि कितनी रिकॉर्डिंग हो चुकी है। हाँ 56 मिनट अराउंड, मैंने बोला था कि 1 आवर 30 मिनट्स है, उसके अकॉर्डिंग मैं कवर करवा ही दूंगा आपको, तो अराउंड आपका 15-20 मिनट्स में कवर हो ही जाएगा। अब देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आया था ये, इसमें क्या था, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल बनाना था और रिवोल्यूशन का सिर्फ एक ही पार्ट था, वही करना था, वो वर्किंग नोट में करना जरूरी था, क्योंकि मेरे को क्या लगता है नंबर तभी मिलेंगे ना अच्छे। स्मिता और सरिता पार्टनर है 3:7। अब देखो यहाँ पे आपको सारा पार्ट दे रखा है, पढ़ लेना। अब इसमें मेन क्या आपका, कैपिटल अकाउंट के लिए बाय बैलेंस, बाय जनरल लेजर, इस साइड कोई गुडविल वुडविल नहीं दे रखी, इस साइड कोई पीएनएल का बैलेंस नहीं दे रखा, तो सीधी सी बात है ये दो चीजें करनी है, बाय बैलेंस और बाय जनरल लेजर, किस रेशो में, 3:7 में कर देना है। अब आपका ये 1 अप्रैल 25 को क्या बोल रखा है, सुमन को एडमिट किया 1/4 के लिए, सुमन क्या लेके आई 150 कैपिटल, तो बाय बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सुमन कैपिटल। गुडविल लाई तो उसकी एंट्री है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन वो कैपिटल में नहीं आएगी, कैपिटल में उसकी अगली एंट्री आएगी गुडविल बांटने की, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू स्मितास कैपिटल और टू सरितास कैपिटल। कुछ नहीं बोल रखा, तो पुराना रेशो ही सैक्रिफाइस होगा। सारे डेटर अच्छे हैं, अरे भाई सारे डेटर अच्छे हैं तो प्रोविजन क्यों बनाया, प्रोविजन क्या बोलता है, वो एस्टिमेट कि साल के एंड में पैसा डूबने के चांस है, लेकिन आपको बोल दिया सारे डेटर ही अच्छे हैं तो कुछ भी नहीं डूबेगा, यानी पूरे 1/15 मिलेंगे, तो प्रोविजन को कैंसिल करो। अब प्रोविजन क्या होता है, जब बनाते हैं तो क्रेडिट होता है, लेकिन जब कैंसिल करते हैं तो उसको क्या करोगे, डेबिट, क्योंकि उतने से लाइबिलिटी क्या हो रही है, कम, तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू रिवोल्यूशन। देखो यार रखना, इस बार कैंसिल कर रहे हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल में देखो बाय बैलेंस लिखा 1/25 और 1 लाख। अब आपको पता है कि जनरल रिजर्व 75 था, उसको 3:7 में बांट के देख लेना, आई थिंक यही आएगा, क्योंकि 7500 कॉमन आएगा, 7500 को 3 से मल्टीप्लाई करो और 7 से मल्टीप्लाई करो। जो नए स्टूडेंट होंगे उनको लग रहा होगा कि सर इतनी जल्दी जल्दी क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो ये याद रखना कि सॉल्यूशन का पार्ट है, जो बच्चे पेपर करके आ गए हैं उनके लिए है, लेकिन जब आप 6-8 महीने तक पढ़ लोगे तो 2027 में आपको पता चलेगा कि हाँ यार सिंपल पार्ट था, ठीक है। अब देखिए कैपिटल लगाई सुमन ने, तो क्या होगी, बाय बैंक, सुमन में आ गया। गुडविल लाए तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना 50,000, लेकिन वो नहीं करनी, उसके बाद वाली करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सुमिता, स्मिता और सरिता। स्मिता और सरिता क्या करेंगे, उनको मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपने प्रॉफिट का हिस्सा सेक्रीफाइस किया है। किस रेशो में, पुराना रेशो ही सेक्रीफाइस है, 15,000 और 35,000, ये आ गया। लेकिन अब रिवोल्यूशन का प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, वर्किंग नोट में बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि सारे डेटर अच्छे थे, तो प्रोविजन को क्या करना पड़ेगा, कैंसिल। प्रोविजन कैंसिल करते क्या हो गया, रिवोल्यूशन के क्रेडिट साइड में आ गया और फायदा हो गया, कितने का फायदा हो गया, 5 का। वो 5,000 क्या कर दिया, पार्टनर्स कैपिटल में बांट दिया पुराने रेशो में, 5,000 बढ़ गया, हो गया, सबसे सिंपल आ गया। अब जैसे आप रिवोल्यूशन टू पार्टनर्स कैपिटल करोगे 1535, तो देखो ये 164, 191 और 150, तो यहाँ पे आ गया 164, 191 और 150 बैलेंस। बस यही बताना था आपको, खत्म, ये 3 मार्क का। अब और मैं देखो उससे बेसिक क्वेश्चन, जिनको एंट्री का फॉर्मेट मैं बच्चों को बोलता रहता था, फॉर्मेट पूछ लिया जाएगा एंट्री से रिलेटेड तो आपको आनी चाहिए, तो कई जो को जिसको क्या है फॉर्मेट सही ढंग से सबने समझा होगा, कैसे गुडविल कैश में लाने की एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल या टू गुडविल, दोनों में से कुछ भी करो, तो कैश लिखो या बैंक लिखो, बैंक भी लिखोगे गलत नहीं होगा वैसे तो, पर इसमें कैश में बोल रखा है तो सिंप्लिसिटी के लिए कैश लिख दो, तो कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल ऑब्लिक गुडविल। अब देखो क्या बोल रहा है,
कि ऑन एडजस्टिंग द अमाउंट ऑफ कैश ब्रॉट इन एज गुडविल इन द सैक्रिफाइस रेशो, तो आपने सैक्रिफाइस रेशो में एडजस्ट किया, यानी अगली एंट्री क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स, किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह गुडविल भी लिख सकते हो, किसी ने गुडविल भी लिखा है तो गलत नहीं होगा। फिर अगर गुडविल कैश में नहीं लेके आया तो सैक्रिफाइस रेशो में एडजस्ट करने की एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे करंट जरूर आएगा, ये आपको पता ही है। फिर क्या बोल दिया कि सर अगर ना जो गुडविल बांटी गई थी वो पार्टनर ने निकाल ली तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, किसने निकाली, ओल्ड पार्टनर ने, किसने निकाली, ओल्ड पार्टनर ने, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश किस रेशो में, सैक्रिफाइस रेशो में, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू कैश। फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल अमाउंट इन केस ऑफ न्यू पार्टनर ब्रिंगिंग इट पार्शियल इन कैश, तो देखो पार्शियल कैश में लेके आया, यानी पार्शियल कैश में नहीं लाया, जब पार्शियल कैश में लेके आया तो पार्शियल अमाउंट से क्या होगी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, वो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर बढ़ जाएगी, पर साथ में जो कैश में नहीं लाया वो भी तो करंट से होगी, तो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग, इसलिए एक कॉमन एंट्री बन जाती है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग या ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। मैंने नरेशन नहीं लिखी है, आप जरूर लिखते हैं एग्जाम में, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई एग्जामिनर होता है उसका ध्यान चले गया, उसने देख लिया, तो कई बार क्या होता है आपकी कुछ गलतियां उसको इग्नोर कब कर सकते हैं, जब आपने शुरू से प्रॉपर अच्छा लिखा है, तो किसी में आप नरेशन भूल गए तो क्या पता वो इग्नोर कर ले, लेकिन नरेशन लिखना एक तरीके से आपके लिए बेनिफिशियल ही होता है, क्योंकि आप ये पॉसिबिलिटी चाहोगे कि आपके नंबर ना कटे, तो उस केस में तो एंट्री लिखो ना यार, यानी नरेशन तो लिखो ना। अब देखो संजीव लिमिटेड है, उसने इनवाइट की एप्लीकेशन कितनी, 50,000 इक्विटी शेयर की, 10 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे, यानी 1 रुपए प्रीमियम, एप्लीकेशन 4, अलॉटमेंट क्या हो गया 4+1, फर्स्ट कॉल क्या हो गई, फर्स्ट एंड फाइनल 2, 4+4+2 10 हो गए, पर एप्लीकेशन ही 45 की आई, तो सारी एंट्री किससे होगी, 45 से, अंडर सब्सक्रिप्शन। अब बानू है जिसको 1000 शेयर अलॉट किए, उसने क्या करा, अलॉटमेंट के साथ ही कॉल मनी दे दी, अब अलॉटमेंट के साथ ही उसने क्या कर दी, ये एडवांस, तो 1000 इंटू 2, 2000 रुपए उसने एक्स्ट्रा दे दिए, वो किसके थे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, तो वो क्या हो गया 2 कॉल्स इन एडवांस। अब आपको एंट्री एप्लीकेशन अलॉटमेंट की करनी थी, तो बस आपको क्या करना है, देखो इशू कितने करे 50, एप्लीकेशन कितने की रिसीव 45 की, कितने के हिसाब से, 10 रुपए वाले 10% प्रीमियम पे, जिसमें 4 पे एप्लीकेशन है, 5 रुपए अलॉटमेंट है, 4+1 और 2 रुपए फर्स्ट कॉल है। ओके, ये मैं हटा देता हूं। अब पढ़ो, भानु 1000 शेयर उसने क्या कर दी, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो थी ना, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, वो अलॉटमेंट के साथ दे दी। अब पहली एंट्री बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 4 के हिसाब से, फिर ट्रांसफर की, यार रखना नरेशन आपने की हुई होगी, ये मान के चल रहा हूं मैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, देखो 45 इंटू 5, क्योंकि अलॉटमेंट में क्या होता है, कितना मिलेगा, कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और फेस वैल्यू कितनी है, प्रीमियम हटा के, याद रख लेना हमेशा, प्रीमियम हटा के कितने 4 रुपए, प्रीमियम कितना है 1 रुपए। अब बैंक टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितना करोगे सर, 225, याद रखना, तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कितना होगा 225, पर साथ में आपको कॉल्स इन एडवांस में मिल गई 2000, तो कितना होगा 227। अगर आपने बैंक टू कॉल्स इन एडवांस अलग से भी कर रखी है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, कहने का मतलब आपने बैंक टू अलॉटमेंट 225 और बैंक टू कॉल्स इन एडवांस 2000 अगर अलग अलग की है तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब देखिए और में क्या बोल रखा है, काना लिमिटेड है, उसने 400 शेयर फॉरफिट कर दिए 100 वाले, देखिए मांगे कितने गए 90 रुपए, कॉल सिनर कितनी है 20, तो इसका मतलब 90 में से 20 रुपए नहीं मिले तो 70 मिल गए, तो 70 किस में जाएंगे, शेयर फॉरफीचर में। तो मैं सबसे पहले आपको क्या कर रहा हूं, फॉरफीचर वाली एंट्री बता रहा हूं कि देखो 100 की जगह 90 मांगे, उसमें से 20 नहीं मिले तो 70 मिल गए, तो 70 क्या है, पेड अप यानी रिसीव्ड। पेड अप बोलो किसके हिसाब से, सामने वाले के हिसाब से या कंपनी के हिसाब से, और कंपनी के हिसाब से क्या बोलेंगे, कंपनी को रिसीव हो गए। अब कंपनी ने क्या करे, ये 90 रुपए में रीइश्यू कर दिया, देखो आगे पढ़ो 90 में, लेकिन फुली पेड अप। अब मैंने जब भी बच्चों को बताया एट 4 ये आता है तो ये बैंक में जाता है, और फुली पेड अप होता है तो मतलब पूरा का पूरा 100, कईयों ने 90 का 90 मान लिया और बोला पार पे इशू है, यार पार पे नहीं हुए, फुली पेड अप मतलब पूरे 100 रुपए यानी फेस वैल्यू, और 8 रुपीज 90 मतलब बैंक, तो इसका मतलब क्या हो गया, बाकी क्या हो गया डिस्काउंट जो शेयर फॉरफीचर में जाएगा। तो पहली एंट्री क्या होगी, कॉल्ड अप से 90 रुपए मांगे थे 100 की जगह, ये आपको पता है, उसमें कॉल सीनियर कितना था 20 रुपए नहीं मिले तो 70 मिल गए, ठीक है। अब आपने ये पूरे रीइश्यू कर दिए तो बैंक अकाउंट डेबिट देखो 400 इंटू 90, अब यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है, फुली पेड अप कितनी है, मैंने क्या बोला 90 रुपए बैंक में, और फुली पेड अप क्या है 100 रुपए, तो देखो 100 रुपए, तो बाकी 10 रुपए क्या हो गया डिस्काउंट, जो कि क्या होगा शेयर फॉरफीचर का यूज हो जाएगा, तो इस शेयर फॉरफीचर का यूज हो गया। अब आपने सारे रीइश्यू करे ना, 400 फॉरफिट करे और 400 रीइश्यू करे तो कोई वर्किंग नोट बनेगा ही नहीं, और बाकी 28 में से 4 गए तो 24,000 किसमें चले आएगा, कैपिटल रिजर्व। तो इस बार कोई हार्ड आया ही नहीं है, और आपसे क्या बोला है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट बनाओ, तो आपको बस क्या करना था, सर पहली एंट्री इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर फॉरफीचर,
अब जो अकाउंट खुलता है उसका अमाउंट जाता है, इसका नहीं जाएगा। तो आपने 28 लिखा होगा, देखो बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। फिर अगली एंट्री शेयर फॉरफीचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 4000 से, तो आपने करा कितना 4000। फिर शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना है 24, तो आपने 24, कोई बैलेंस बचा ही नहीं। बैलेंस क्यों नहीं बचा? क्योंकि जितने शेयर फॉरफिट किए थे उतने ही शेयर रीइश्यू कर दिए, तो कोई बैलेंस बचता ही नहीं। अब लास्ट देखो, लास्ट सबसे सिंपल। मैं तो देख रहा हूं कि भाई कितनी बार क्वेश्चंस देते रहते हैं सेम टू सेम, तो खूब बार दे दिए। कई बार क्या होता है 1000 डिबेंचर, 4000 डिबेंचर, 3000 डिबेंचर, मल्टीप्लाई यानी एट द रुपीज 100 ईच, ऐसे दे देते हैं। इस बार तो क्या हुआ, कोई डिबेंचर ही नहीं दिए। आपको क्या बोल दिया, फेस वैल्यू कितनी है 100, और आपको दोनों केसेस की एंट्री करनी है कि 100 वाले 95 में इशू करे, मतलब डिस्काउंट हो गया, और रिडीम क्या करे प्रीमियम पे। तो पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कर देना बस, यहाँ पे मैंने सिर्फ एप्लीकेशन से कर दी ना, कोई बात नहीं, समझ में आना चाहिए। तो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट कर देना। पहले बता रहा हूं, आप बोलोगे गलत कर दिया, गलत नहीं करा। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना हो गया 95। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट कितना है 95। लॉस में कितना आएगा सर, डिस्काउंट के 5 रुपए और 5 रुपए रिडम्शन वाला। रिडम्शन वाला जो 5 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि वो रिडीम कब होंगे, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर 8 ईयर्स। तो आप 105 दोगे तो 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, तो जो 5 रुपए एक्स्ट्रा दोगे उसका तो बनेगा ही बनेगा। तो आपको मैं क्या बोल सकता हूँ 95 प्लस 5, तो 5 किसके थे, डिस्काउंट के थे। तो यहाँ पे कितना है डिबेंचर में फेस वैल्यू 100। सर ये हो गई इशू की। अब रिडम्शन की कंडीशन क्या पढ़नी है कि अगर रीपेबल फेस वैल्यू से ज्यादा है तो उसके लिए नीचे क्या करोगे, प्रीमियम बनाओगे, और ऊपर क्या करोगे, लॉस भी करोगे। अब आपने डिस्काउंट तो अलग से बनाया नहीं, ठीक है ना, डिस्काउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है इस 5 रुपए के लिए। क्यों, क्योंकि आपका लॉस भी आ रहा है। तो एक आपका डिस्काउंट वाला पार्ट है और एक आपका प्रीमियम वाला लॉस है। ये दोनों मिला के कितने हो गए, 5 प्लस 5 10 रुपए हो गए। तो यहाँ 105 हो गए और यहाँ 105 हो गए, समझ गए। तो जब भी डिस्काउंट पे इशू होते हैं और रिडीम प्रीमियम पे होते हैं तो दोनों का पार्ट क्या होता है, एक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है, जिसको बोलते हैं लॉस, क्योंकि ये थियोरेटिकल में भी पूछ लिया जाता है। अब अगर आपने ये एंट्री नहीं करी तो कोई बात नहीं, लेकिन करी तो अच्छी बात है। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू लॉस 10 रुपए, क्योंकि आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम तो था नहीं था ना। तो आप क्या करोगे, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से राइट ऑफ कर दोगे। फिर अगली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, देखो 90 रुपए। अब देखो आप समझ जाओगे कि 90 रुपए डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, याद रखना है यहाँ पे एंड अलॉटमेंट भी आपको कर देना है ना। अब डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90। अब फेस वैल्यू कितनी थी आपको पता है 100। अब डिस्काउंट क्यों करा, लॉस क्यों नहीं करा, क्योंकि रिडम्शन प्रीमियम पे नहीं था। देखो रिडम्शन किस पे है, पार पे है। अगर प्रीमियम पे होता तो डिस्काउंट प्लस प्रीमियम वाले रिडम्शन का लॉस मिला के वो क्या बन जाता, लॉस अकाउंट, एक सिंगल अकाउंट खुल जाता है। तो उसमें क्या होता है, डिस्काउंट भी जुड़ जाता है और प्रीमियम रिडम्शन का लॉस भी जुड़ जाता है, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा ही नहीं, क्योंकि अभी फेस वैल्यू कितनी है 100, तो डिस्काउंट कितना दिखाओगे 10, तो डिस्काउंट से ही दिखाना था। फिर आप राइट ऑफ करने की चाहो तो कर सकते थे, वरना कोई जरूरी नहीं था। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 10 रुपीज। अब और में तो मुझे और अच्छे क्वेश्चन दिखे, मैंने कहा किसी ने अगर ये ट्रू फॉल्स किए होंगे तो बहुत बढ़िया है। देखो जब डिबेंचर पार पे इशू होते हैं और रिडीम प्रीमियम पे होते हैं, तो आपको पता है कि रिडीम प्रीमियम पे किसको डिनोट करता है, लॉस। तो नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आता है, ऊपर क्या आता है, लॉस ऑन इशू। तो क्या डेबिट किया जाता है लॉस ऑन इशू को, बिल्कुल ठीक। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू, बिल्कुल परफेक्ट। फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट कैन बी रिटर्न ऑफ बाय सिक्योरिटी प्रीमियम, बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आप क्या करोगे, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करोगे, क्योंकि देखो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका बताया था कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल रिजर्व की तरह होता है। तो सीधी सी बात है सिक्योरिटी प्रीमियम का एक स्पेसिफिक यूज होता है, फुली पेड बोनस मैंने बताया था, बायबैक करने के लिए काम में आता है, रिटर्न ऑफ के लिए काम में आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को, अंडरराइटिंग कमीशन को, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर डिबेंचर को, प्रेफरेंस शेयर को जब प्रीमियम पे रिडीम करते हैं, प्रेफरेंस शेयर को या डिबेंचर को जब प्रीमियम पे रिडीम करते हैं तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज होता है। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर को भी राइट ऑफ करने के लिए किसका यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का करते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू। फिर अगर नहीं है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, या कम पड़ रहा है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, पर पहले सिक्योरिटी प्रीमियम होना चाहिए। अगर वह है तो डिबेंचर कैन नॉट बी इशूड प्रीमियम, गलत है। डिबेंचर पार पे भी हो सकते हैं, डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं और प्रीमियम पे भी हो सकते हैं, तीनों पे। लेकिन रिडीम जो होंगे सिर्फ पार पे होंगे या प्रीमियम पे होंगे। वो डिस्काउंट पे रिडीम का केस हट चुका है बहुत साल पहले, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते हैं। डिबेंचर इशू होते हैं पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। लेकिन जो रिडीम होते हैं वो सिर्फ किस पे होते हैं, पार पे और प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे रिडीम नहीं होते। तो हम क्या बोलेंगे, हाँ इशू हो सकते हैं। तो इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे कैन नॉट बोल दिया, जबकि हम क्या बोलेंगे, हो सकते हैं। तो फॉल्स क्यों, क्योंकि ये पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों पे इशू हो सकते हैं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रेवेन्यू लॉस है। मैंने कितनी बार बताया आपको कि क्या आप रिडम्पशन का जो प्रीमियम है
वो अभी पे कर रहे हो नहीं, आप 5 साल 10 साल बाद उसकी स्पेसिफिक मैच्योरिटी के बाद पे करोगे, तो तब तक आप बना के बैठे हो। तो लॉस जनरली कौन सा होता है आपका, कैपिटल लॉस होता है। क्या होता है, तो आप याद रखना कि ये फॉल्स क्यों था, क्योंकि यहां बोला है कि ये क्या रेवेन्यू लॉस है, नहीं, इसलिए मैंने लिख दिया फॉल्स। क्यों, क्योंकि ये कैपिटल लॉस है। तो रीजन देना नहीं था, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या पूछा है, ट्रू और फॉल्स। लेकिन आप चाहो तो रीजन दे सकते, तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स इसलिए क्योंकि ये कैपिटल लॉस होता है। अब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो चार्ज होता है। इसका मतलब क्या है, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट ना हो, चाहे इनसफिशिएंट प्रॉफिट हो, कंपनी को डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाके दो। इसका मतलब क्या है, चाहे कंपनी को लॉस भी हो रहा है तब भी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये एक्सटर्नल एक्सपेंसेस की तरह माने जाते हैं, तो ये चार्ज होता ही होता है। ये एप्रोप्रिएशन नहीं होता, ये चार्ज होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रू। आ गया ना, कहां गया, ट्रू। और डिबेंचर डिस्काउंट भी इशू हो सकते हैं, तो मैंने बोला हाँ। तो देखो क्या बोला, डिबेंचर कैन बी इशूड अ डिस्काउंट, हाँ, पार पे प्रीमियम पे डिस्काउंट हो सकते हैं, तो यहाँ ट्रू बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रू। तो आई होप जो अपनी ये वीडियो है अराउंड 1 और 20 मिनट्स में खत्म हो गई, मेरे को लगता है। देख लेते हैं 1 और 10 मिनट्स में, वाह यार, अच्छी बात है। थोड़ा सा मैंने देखो जल्दी बोला, जिसको क्या करना है, अब अगर लग रहा है कि कोई जल्दी जल्दी सर बोल रहे थे, तो 0.75 पे कर लेना। यूट्यूब पे ऑप्शन दिया जाता है आपको, तो थोड़ी स्पीड क्या कर देना, कम कर देना। और किसी को लग रहा है कि बहुत धीरे बोल रहे हैं, तो और थोड़ा क्या कर देना, जल्दी जल्दी कर लेना। और किसी को लग रहा है क्या मुझे तो कुछ नहीं देखना, मुझे तो आंसर देखने हैं, तो जब जब मैं क्या कर रहा हूँ, ये पर्टिकुलर इस टैब पे स्विच कर रहा हूँ और अपनी पीडीएफ पे स्विच कर रहा हूँ, तो पीडीएफ को पॉज करते देखते जाना, और आपको सारे क्या है सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरीके से मैं इको और बीएसटी के भी आपको सॉल्यूशन लेके आऊंगा। देखो मैं इको के या उसके इंपॉर्टेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास क्या है, मैं डिमोटिवेट हूँ कि मेरा पेन टैप खराब है। तो अगर वो सही होता तो मैं जरूर आपके लिए बनाता, लेकिन जब तक लिखने का पार्ट नहीं रहता तो मजे नहीं आते, इस चक्कर में वीडियो बना ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट सेशन वालों के लिए थोड़ा सा क्या है फायदा हो जाएगा, लेकिन थोड़ा आपके लिए क्या है बुरी खबर। पर लास्ट में मैं सॉल्यूशन जरूर लेके आऊंगा, क्योंकि ये मेरा हर साल का एक तरीके से मान लो रिचुअल बन चुका है ना। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लास्ट में क्या बोलूंगा, यही बोलूंगा, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं है चिराग सर के अकाउंट्स के टक्कर में। और हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, मत पढ़ो किसी के चक्कर में, कोई नहीं चिराग सर की कॉमर्स के टक्कर में, क्योंकि ई को भी आती है और बीएसटी भी आती है। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।